बैठे हैं कुछ ऑनलाइन भी। जनगणना का जो टॉपिक है सेंसस सबसे मस्त टॉपिक है। एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में 100% है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आंकड़े बहुत सारे होते हैं तो बच्चे इसको करके नहीं जाते, ऊपर ऊपर से रट जाती है जनसंख्या, लेकिन अगर थोड़ी से अंदर के आंकड़े आ जाए तो बच्चों को दिक्कत होती है। जैसे पूछ लेगा, सब जानते हैं कि किस राज्य की साक्षरता सबसे कम है, सभी लोग बताइए। बिहार की। और मैं कहूँ किस राज्य की महिला साक्षरता सबसे कम है, सबसे कम पूछ रहा हूँ महिला साक्षरता, वो भी बिहार की। तो कंफ्यूज हुए ना भाई, सबसे ओवरऑल कम बिहार की है तो महिलाओं की भी तो बिहार भी कम होगी, तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है। पूछ ले कि शहरी जनसंख्या अर्बन पॉपुलेशन संख्या में कहां पर ज्यादा है, संख्या में तो प्रतिशत होता है, परसेंटेज में कि जैसे 100 में से 80% की भी 100 में से 80 व्यक्ति शहरों में रहते हैं। एक है संख्या कि 80 व्यक्ति शहरों में रहते हैं। तो ऐसे कुछ सारे क्वेश्चनों का जवाब आज हमारे पास होगा। इस बार एक और चीज देखने के लिए मिली कि सबसे ज्यादा धर्म के ऊपर भी आ गई कि धर्म में कौन से धर्म की ऐसी जनसंख्या है, मतलब कौन से धर्म के लोग ऐसे जो ज्यादा शहरों में रहते हैं, तो मतलब उससे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे वो हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो डाल दीजिए जनगणना। सबसे पहले इसका बेसिक पढ़ेंगे, इतिहास इत्यादि। उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चंस भी है जो खासकर आए हुए हैं, एसएससी ने पूछे हैं, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ये टॉपिक आप लोग छोड़ देते हैं, अगर आपने 4-5 घंटे के आराम से बैठ के मन से पढ़ लिए तो ये टॉपिक से आपके कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सबसे पहले आप ये बताइए जनगणना से आपका मतलब क्या है। जैसे एक शब्द है जनगणना, सेंसस, इससे आपका मतलब क्या होता है? इससे होता है कि भाई सेंसस, जनगणना शब्द से मतलब क्या है? तो ये दो से मिलकर बना भाई। एक तो हो गई जन, जन माने प्यूपिल, व्यक्ति, यही कहेंगे ना। जन माने कौन हो गए? प्यूपिल, या तो आप व्यक्ति कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं, या आप मानव इंसान कह सकते हैं। और गणना का मतलब क्या हो गया? उनकी काउंटिंग। सिंपल सी बात है। गणना का मतलब क्या हो गया? काउंटिंग, गिनती। तो सामान्य अर्थ में कहे, एकदम बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा कहे तो लोगों की गिनती को ही क्या कहते हैं? जनगणना कहते हैं। लेकिन क्या काफी लोगों की गिनती करने से काम चल जाएगा? जब जनगणना में आते हैं लोग जनगणना करने, तो क्या वो लोगों की गिनती करते हैं कि इस परिवार में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं? नहीं, वो उसके अतिरिक्त भी जाते हैं। वो क्या जानते हैं? वो व्यक्ति से जुड़ी उसकी सामाजिक परिस्थिति के बारे में जानते हैं, उसकी सोशल चीजों के बारे में जानते हैं। घर परिवार में कितने लोग हैं, क्या वो काम धंधा करता है, सरकारी नौकरी है या नहीं है, प्राइवेट नौकरी है, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने उसके घर में, पूरी इन सारी चीजों के बारे में जानता है। कितने लोग शादीशुदा हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, ये सब चीज जानता है ना, वो पूछता है ये सब। दूसरी चीज, ये लोग आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानते हैं, व्यक्ति के बारे में, इकोनॉमिक से इकोनॉमिकल जो क्वेश्चंस होते हैं व्यक्ति की इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में, उससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछते हैं। गलत तो कह रहा हूं मैं? गलत कह रहा हूं या ये इससे संबंधित भी तो क्वेश्चन पूछते हैं। तीसरी चीज व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के बारे में, उसकी सांस्कृतिक परिस्थितियों के बारे में भी वो लोग थोड़ा सा पता करते हैं। दूसरी चीज कि गिनती के साथ साथ व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में भी पता किया जाता है। एक अहम चीज यहां पर हो जाती है कि ये तो पता किया जाता है, इसके पता करने का भी तरीका, क्या तरीका पता करने का कि सर ये कुछ समय बाद होती है, कुछ निश्चित समय के बाद, आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम। कितने भारत में कितने टाइम बाद होती है? 10 साल बाद होती है ना। तो इस एक निश्चित अंतराल पर, एक निश्चित समय अंतराल पर, आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसमें व्यक्तियों की सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में एक निश्चित समय बाद गणना की जाती है, उसे हम लोग जनगणना कहते हैं, सेंसस कहते हैं। तो एक निश्चित समय आ गया और व्यक्ति की केवल गिनती नहीं होती, उसके अतिरिक्त भी उसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से जुड़े सवाल भी उससे पूछे जाते हैं। क्लियर है चीज? जनगणना एक निश्चित समय अंतराल बाद, जैसे भारत में 10 वर्ष बाद। यदि हम लोग अपनी 2011 वाली जनगणना की बात करें तो इसमें आप देखोगे कि 2011 वाली जो जनगणना थी, जिसे जनगणना 2011 कहते हैं या जिसे सेंसस 2011 भी कहते हैं हम लोग, सेंसस 2011। तो सेंसस 2011 में आप देखोगे कि इसमें 2 फेज में जनगणना हुई थी। कितने फेज में? 2 फेज में। एक बार में हाउस, जो घर इत्यादि थे उनकी लिस्टिंग हुई, जो घर या गृह इत्यादि थे उनकी लिस्टिंग हुई, और दूसरे में काउंट या आप ये कह सकते हैं पॉपुलेशन की लिस्टिंग हुई। किसकी लिस्टिंग हुई? पॉपुलेशन या जो जनसंख्या थी उसकी लिस्टिंग हुई। जो हाउस लिस्टिंग हुई, इसमें प्रत्येक परिवार में जाकर 34 क्वेश्चन पूछे गए। कितने प्रश्न? 34 क्वेश्चन पूछे गए। और जो ये वाली जनगणना हुई जब जनसंख्या, तो इसमें जाकर 29 क्वेश्चन पूछे गए। तो सोचिए केवल इंसान की गिनती होती तो क्वेश्चन पूछ लेते कि भाई आपके घर में कितने लोग हैं। अब सोचो कितनी ज्यादा जानकारी उन्होंने इकट्ठी की। इसलिए कहते हैं कि निश्चित समय अंतराल पर व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया को ही जनगणना कहा जाता है। तो लंबा लिख के मैंने उसको आपको मेन शॉर्ट में बता दिया। क्लियर है चीज? चलिए भाई अब जनगणना का थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? जनगणना का इतिहास या जनगणना की हिस्ट्री। जनगणना का इतिहास या जनगणना की हिस्ट्री। देखिए आप लोग बिल्कुल आराम से पढ़िए, कोई
इसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें चीजों को क्लास में ही याद कर लेना है, बाद के लिए कुछ छोड़ना ही नहीं है। इसलिए आराम आराम से एक चीज को करेंगे और आप देखोगे आपको क्लास में जनगणना के सारे आंकड़े याद हो जाएंगे, सेंसस के सारे आंकड़े याद। तो सबसे पहले सेंसस की हिस्ट्री देख लेते हैं। यदि हम आज से हजारों वर्ष पहले की बात करें तो ऋग्वेद में भी जनगणना की बात कही गई है, ऋग्वेद में भी। उसके अतिरिक्त फिर आपको कौटिल्य या जिसे हम लोग चाणक्य भी बोलते हैं, उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक पुस्तक देखेंगे तो अर्थशास्त्र में भी जनगणना की बात कही गई है। उसके बाद में हमारे यहाँ पर जो प्रॉपर जनगणना शुरू हुई भारत में, वो किसके समय से शुरू हुई? अंग्रेजों के समय से। किसके समय से? अंग्रेजों के समय से। उससे पहले की ओर थोड़ा सा देखते हैं कि जो अभी आधुनिक समय की जनगणना की बात कहते हैं, तो आधुनिक जनगणना ये स्वीडन से शुरू हुई है। कहां से शुरू हुई है? स्वीडन से। आधुनिक जनगणना ये कहां से शुरू हुई है? स्वीडन से शुरू हुई है। स्वीडन नामक एक देश है जिसकी राजधानी स्टॉकहोम हो जाती है। स्वीडन 1749 ईस्वी से। कब से? 1749। मॉडर्न सेंसस की बात करोगे मॉडर्न टाइम में, तो आधुनिक जनगणना कहां से शुरू हुई? स्वीडन से शुरू हुई। उसके बाद में दशकीय जनगणना, दशकीय जनगणना की शुरुआत, दशकीय जनगणना की शुरुआत, दशकीय का मतलब है डिकेनियल सेंसस। दशकीय का मतलब होता है प्रत्येक 10 वर्ष में जो सेंसस हो रहा है, इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई। इसकी शुरुआत कहां से हुई? अमेरिका से हुई। इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई। दशकीय जनगणना की शुरुआत अमेरिका से हुई 1790 ईस्वी के आसपास। तो आधुनिक जनगणना की शुरुआत कहां से हुई? स्वीडन से। और दशकीय जनगणना प्रत्येक 10 साल बाद, दशकीय का मतलब प्रत्येक 10 वर्ष बाद, डिकेनियल, इसकी शुरुआत कहां से हुई? अमेरिका से हुई। कहां से हुई? अमेरिका से। 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में इंग्लैंड में भी जनगणना हुई। कहां पर? इंग्लैंड में। और ये वो समय आप देखोगे कि 1757 की बैटल ऑफ प्लासी हो चुका है, 1764 बैटल ऑफ बक्सर हो चुका है, बक्सर का युद्ध हो चुका है। उसके बाद में मैसूर को भी जीत लिया। लगभग भारत के अनेक हिस्सों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। तो जब अंग्रेजों की इंग्लैंड में जनगणना हुई तो उन्होंने अब कुछ ध्यान भारत पर भी देना शुरू किया। तो इसी बीच में हमारे कुछ टाउन है, कुछ शहर थे, वहां जनगणना होनी शुरू हुई। जैसे प्रयागराज, सबसे पहला शहर भारत का प्रयागराज। फिर वाराणसी 1824 में, प्रयागराज 1826 में वाराणसी। उसके बाद में पूरे शहर की जनगणना पहली बार ढाका में हुई। कहां पर हुई? जो आज बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वो पहले भारत का एक हिस्सा था। तो ढाका में पहली बार संपूर्ण एक शहर की जनगणना हुई। अब अंग्रेजों ने क्या सोचा कि जहां जहां अंग्रेज हैं, जहां जहां उनका शासन है भारत में, वहां कंप्लीट जनगणना करानी शुरू करनी चाहिए। तो यह कदम उन्होंने उठाया 1865-66 में। कब? 1865-66 में। कुछ जगह हो गई, फिर अगले साल कुछ जगह हो गई, फिर अगले साल कुछ जगह हो गई। और इसके जो आंकड़े आई पहली बार, वो कब आए? 1872। इसलिए कहते हैं भारत के यदि जनगणना के इतिहास की बात करें इंडिया के संबंध में, तो भारत की प्रथम जनगणना, भारत की प्रथम जनगणना, फर्स्ट सेंसस, भारत की प्रथम जनगणना, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की प्रथम जनगणना, आराम से उतार करें ऑनलाइन वालों आप सभी भी, 1872 में। कब बच्चा? 1872 में, 1872 एडी में। उस समय भारत का जो वायसराय था वो मेयो था। कौन था? मेयो। और लॉर्ड मेयो के समय पर, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में इसके आंकड़े आए। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में, एट द टाइम ऑफ लॉर्ड मेयो, भारत की पहली जनगणना 1872 में। वायसराय कौन था भाई? वायसराय था लॉर्ड मेयो, वायसराय लॉर्ड मेयो। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इसकी शुरुआत 1865-66 से हुई थी, तब जाके 1872 तक हुआ। उस समय हवाई जहाज या ट्रेन ब्रेन तो इतनी ज्यादा थी नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी जनगणना आराम से हो जाए। और किससे होती थी? रिटन होती थी, कागज पे, डॉक्यूमेंट पे, कोई ऐसे कंप्यूटर वगैरह भी नहीं थे कि बहुत जल्दी हो जाए। तो इसके आंकड़े आने में समय लगा। दूसरी बात, ये पूरी जहां जहां अंग्रेज थे वहां ऐसा नहीं कि एक ही समय पर हुई हो, कुछ जगह कभी हो गई, कुछ जगह कभी हो गई। इसलिए इसको संपूर्ण पहली जनगणना नहीं माना जाता। जब भी क्वेश्चन है भारत की पहली जनगणना, फर्स्ट सेंसस, तो उत्तर होगा 1872। यदि क्वेश्चन आए भारत की पहली संपूर्ण या पूर्ण जनगणना, कंप्लीट सेंसस, तो लिख लीजिए फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, प्रथम पूर्ण जनगणना, प्रथम पूर्ण जनगणना। यह पहला कंप्लीट सेंसस था। यह प्रथम दशकीय भी है, यह प्रथम दशकीय भी है भारत का। दशकीय का मतलब अब यहीं से 10-10 साल वाली जनगणना की शुरुआत हुई है। अब इसके बाद में हर बार 10 वर्ष बाद आप क्या देखोगे? जनगणना देखोगे। तो प्रथम दशकीय भी है भारत का, फर्स्ट डिकेनियल भी है, फर्स्ट डिकेनियल सेंसस भी है, भारत का प्रथम दशकीय जनगणना भी है, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस भी है। तब 1881, 1881। और इस समय जो शासन था, वायसराय था, वो लॉर्ड रिपन था। कौन था? लॉर्ड रिपन, वही जिसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन इस समय वायसराय था, लॉर्ड रिपन इस समय वायसराय था। डब्ल्यू.वी. प्लोडिन करके इसका जनसंख्या कमिश्नर था, जिसकी देखरेख में भारत की संपूर्ण कहने का टेक और कहा जाता है कि जितना भी भारत में अंग्रेजों का शासन था, जहां जहां ब्रिटिश प्रांत थे, उन सभी जगह एक ही समय पर, जैसे भी क्या होता है पूरे भारत में एक ही टाइम पर होती है, शुरुआत होगी तो भारत के हर एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक ही दिन से शुरुआत होती है।
तो कहते हैं संपूर्ण भारत की जनगणना। तो पहली बार ये 1881 में हुआ। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। पूरे जहां जहां ब्रिटिश शासन था, जहां जहां ब्रिटिश प्रांत थे, वहां पर एक साथ ये जनगणना हुई। इवन ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजाओं से भी कहा, क्योंकि राजा भी तो निकंडरी काम करते थे एक तरीके से, कि आप भी अपने यहाँ पर जनगणना कराइए। इसलिए इसको भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कहा जाता है। कमिश्नर कौन था? डब्ल्यू क्लोडिन करके कमिश्नर था। एग्जैक्ट इसका शायद नाम मैं ना बता पाऊं, PLAUDEN कर दीजिए। ये जनसंख्या, ये जनगणना कमिश्नर था। इसे आप भारत का पहला जनगणना कमिश्नर भी कह सकते हैं। जनगणना कमिश्नर था, सेंसस कमिश्नर। जनगणना कमिश्नर या ये क्या था? सेंसस कमिश्नर। तो भारत की पहली कंप्लीट जनगणना कभी बचा? 1881 1881 फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, प्रथम पूर्ण जनगणना। इसके समय पर, थोड़ा जोर से बोलो, लॉर्ड रिपन के समय पर, लॉर्ड रिपन के समय पर प्रथम दशकीय जनगणना की शुरुआत कब से हुई? 1800। भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई? पहली जनगणना फर्स्ट सेंसस लॉर्ड मायो के शासनकाल में। पहली पूर्ण जनगणना किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड लास्ट जो जनगणना हुई है वो 2011 में हुई है। 2021 की जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। हाउस लिस्टिंग मैंने बताया 2 फेज में होती है, पहले घर फिर जनसंख्या। तो हाउस लिस्टिंग की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी उसका डेटा नहीं आया है। उसका डेटा आने में मुझे लगता है पूरी साल लग जाएगी। अगले साल उसका डेटा आएगा। तो अभी हम 2021 वाली का डेटा नहीं पढ़ेंगे। हम किस पे ध्यान देंगे? क्योंकि हमें पेपर ज्यादातर 2023 में देने हैं। और अब जो क्वेश्चन आएंगे वो सब किसके आएंगे? 2000। करंट अफेयर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनगणना की शुरुआत हुई है, तो वो बार बार आपसे जनगणना के क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अब चलिए, अगर हम भारत में अभी तक की जनगणना देखें तो मैं 2011 तक की बता रहा हूं। 2011 तक, अब तक 2011 तक कुल कितनी जनगणना हो चुकी? 15 जनगणना। टोटल 15 सेंसस हो चुके, 15 जनगणना हो चुकी। कुल 15 सेंसस या 15 जनगणना, 15 सेंसस हो चुके। 15th सेंसस, कुल 15 सेंसस हो चुके। तो यदि आपसे कोई पूछे कि भाई 2011 की जो जनगणना है वो कौन से नंबर की जनगणना है, तो क्या बताओगे? 15वें नंबर की, क्योंकि 15 हो चुकी है। तो याद रखिएगा, जो सेंसस 2011 है, सेंसस 2011 ये 15वीं जनगणना है। जनगणना थी एक तरीके से कहें। सेंसस 2011 15th सेंसस, 15वीं। जो सेंसस 2021 में हुआ है ये कौन सी? 16वीं। ये कौन सी है? 16वीं या 16th? ये कौन सी है भाई? 16वीं अथवा 16th? थोड़ा जोर से बोल दिया तो 16वीं अथवा 16th। यदि मैं ये कहूं स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता पूर्व 1947 में आजादी मिली, 1947 से पहले बिफोर इंडिपेंडेंस कितनी हो चुकी है? बिफोर इंडिपेंडेंस 0। अरे 1872 से शुरुआत हो गई और 0 बता रहे हैं। तो आप कहोगे भैया 8 हो चुकी है। कितनी हो चुकी? 8। कितनी भाई? 1872, 1881, 1891, 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, 3 3 6 2 8। कितनी हो चुकी? तो 2011 तक काउंट करें तो स्वतंत्रता के बाद कितनी है? 7। भाई 2011 वाली जो थी ये आफ्टर इंडिपेंडेंस कितनी है? 7। और मैं कहूं 2021 वाली आफ्टर इंडिपेंडेंस 8। लिख लो। स्वतंत्रता पश्चात, ये स्वतंत्रता पश्चात आफ्टर इंडिपेंडेंस 8वीं है। 8वीं आफ्टर इंडिपेंडेंस 8वीं। और ये जो 2011 वाली थी ये स्वतंत्रता पश्चात 7वीं। स्वतंत्रता पश्चात 7वीं, स्वतंत्रता पश्चात 7वीं, स्वतंत्रता पश्चात 7वीं। ये छोटे छोटे आंकड़े पूछ लेता है, क्योंकि 2021 वाली हो रही तो पूछ लेगा भाई कौन से नंबर की है? 16वीं। 2011 वाली 15वीं। आजादी से पहले 8, 2021 को काउंट करें तो आजादी के बाद 8। यदि मैं ये पूछ लूं ये 10 की जनगणना कौन सी है? 2011 10 की है, 10 वर्ष के अंतराल में, और 14वीं एक घटा देना, क्योंकि 10 की शुरुआत 1831 से हुई है। तो क्वेश्चन पूछने के तरीके पे चले जाना। आपको अगर बेसिक पता है तो फिर क्वेश्चन कैसे पूछ रहे आप उसका उत्तर दे दोगे। मैं कहूं स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार कब हुई होगी? 51 में। बिल्कुल सही। मैं स्वतंत्रता के पश्चात तो पहली बार कब हुई होगी? 1951 में। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये चीज आई। अब आगे बढ़ते हैं। अब इससे तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, उतना नहीं है। तो 10 साल का अंदाजा लगा लो ना। 1872 से पहली हुई, 1881 में पहली 10वीं। अब आप ये लगा लो 10 साल जोड़ते चलो। 1881, 1891, 1901, इसमें कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है। 10 साल जोड़ते चलो, या एक काम करो 2011 से 10 साल घटाते चलो, इसमें कुछ जरूरत ही नहीं है। अभी बताऊंगा 1,21,08,54,977। और बताओ 1,21,08,54,977। झोपड़पट्टी में भी जनगणना होती है, सब काउंट किया जाता है, सब काउंट किया जाता है। एक व्यक्ति काउंट किया जाता है। तुम्हें भी याद हो जाएगा सब आंकड़े आज। अब तुम क्लास से जाओगे तो तुम यहाँ रोड पे जनसंख्या बताते जाओगे, तुम्हें पता चलेगा कि मेट्रो में इतनी लंबी लाइन क्यों लगती है। 1,21,08,54,977 जिस दिन फाइनल आंकड़े आए उस दिन की बता रहा हूं। तब से 20 करोड़ और बढ़ चुके हैं। तो अब कितने हो गए? 141 करोड़ से ज्यादा
इस पे ज्यादा 141 ही हुए और 3 से 2 करोड़ कम है, किसी भी समय चीन को क्रॉस कर सकते हैं। 2011 में डेट तय कर दी जाती है कि भाई 9 फरवरी इस तरीके से शुरू हुई। आंकड़े जो आते हैं वो कुछ आंकड़े 2012 में आएंगे, कुछ 2013 में, कुछ आंकड़े 2015 तक भी आते हैं। लेकिन जो जिस वो फिक्स डेट जो होती है उस फिक्स डेट को रेफरेंस डेट मान लिया जाता है। ठीक है भैया, चलिए अब आ जाते हैं भारत में जनगणना का प्रशासनिक ढांचा कि भारत में कौन सा तो कानून ऐसा जिसकी वजह से जनगणना। अब तुम्हारे घर पे कोई पूछना आया कितने आदमी है, तुमने अगर नहीं बता रहा, मेरी तो मर्जी, मैं तो नहीं बताऊंगा कितने आदमी। मान लो किसी के थोड़े ज्यादा बच्चे हुए, उसको लगा जैसे कुछ जगह ऐसा है राजस्थान वगैरह में कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो शायद सरकारी नौकरी नहीं मिलती। फिर क्या हुआ कि वहां पर एक को तीसरा बच्चा हो गया, कोई बच्ची हो गई, उसने उसे नहर में फेंक दिया, सरकारी नौकरी। तो ये मतलब जनगणना जनसंख्या कंट्रोल के कुछ नेगेटिव वो भी है, क्या बोलते हो उसे आप, नेगेटिव इंपैक्ट है। तो इस तरीके से कुछ कोई ना कोई तो ऐसा प्रशासनिक ढांचा हुआ ना जिसकी वजह से पूरी जनगणना होती है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में जो जनगणना होती है उसके लिए कानून है, 1948 में वो कानून आया जिसे बोलते हैं जनगणना अधिनियम। तो याद रखिएगा, भारत में जनगणना, भारत में जनगणना, भारत में जनगणना, भारत में जनगणना जनगणना अधिनियम 1948 के तहत होती है। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत होती है। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत होती है, तहत होती है। तो जनगणना अधिनियम भारत में कब आया? 1948 में। जनगणना अधिनियम भारत में 1948 में आया। भारत में जनगणना जनगणना अधिनियम के तहत होती है। देखिए, सेंसस इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस एक्ट 1948, सेंसस इन इंडिया, सेंसस इन इंडिया इज अकॉर्डिंग टू सेंसस एक्ट 1948। इस 1948 के सेंसस की जिम्मेदारी इस एक्ट के तहत जनगणना कराने की जो जिम्मेदारी दी गई वो होम मिनिस्ट्री को दी गई। किसे दी गई? गृह मंत्रालय को दी गई। होम मिनिस्ट्री अथवा गृह मंत्रालय को जिम्मेदारी दी गई। होम मिनिस्ट्री अथवा गृह मंत्रालय को यह जिम्मेदारी दी गई है। किस मंत्रालय को जिम्मेदारी दी गई? गृह मंत्रालय को, होम मिनिस्ट्री को यह जिम्मेदारी दी गई। होम मिनिस्ट्री ने एक अलग से विभाग बनाया जिसे कहते हैं जनगणना विभाग। इसने कौन सा विभाग बनाया? जनगणना विभाग या डिपार्टमेंट ऑफ सेंसस। जनगणना विभाग या इसे आप सेंसस डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? सेंसस डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। इस सेंसस डिपार्टमेंट का जो हेड बनाया, जो इसका मुखिया है, उसे भारत का रजिस्ट्रार जनरल, भारत का रजिस्ट्रार जनरल वे जनगणना कमिश्नर कहते हैं। इसका जो हेड है भारत का रजिस्ट्रार जनरल, भारत का रजिस्ट्रार जनरल या महापंजीयक भी बोल सकते हैं हिंदी में, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर, जनगणना कमिश्नर, जनगणना आयुक्त बोल देते हैं हिंदी में, जनगणना आयुक्त, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर, एंड सेंसस कमिश्नर, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर। तो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत भारत में जनगणना होती है। इसका भार किसको दिया गया? गृह मंत्रालय को। जैसे भाषा संबंधी कोई कार्य होता है वो भी किसका होता है? लैंग्वेज संबंधी, गृह मंत्रालय का। तो उसके लिए राजभाषा विभाग अलग है। इसी प्रकार जनगणना के लिए कौन सा डिपार्टमेंट बनाया? जनगणना। उसका कोई ना कोई हेड भी होता है, तो हेड को कहा जाता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर, भारत का महापंजीयक व जनगणना आयुक्त। अभी कौन है वर्तमान में? मृत्युंजय नारायण कुमार। लिखिए, कौन है भाई? मृत्युंजय नारायण कुमार। लिखिए, आवाज लीजिए, मृत्युंजय नारायण कुमार। मृत्युंजय, अभी आपको कई जगह विकिपीडिया वगैरह पे विवेक जोशी नाम के एक अधिकारी मिलेंगे, परंतु 2022 में वो चेंज हो गए। अगर आप उसकी वेबसाइट पर जाके देखोगे भारत के महाराष्ट्र की पे, तो वहां पे आपको ओरिजिनल नाम मिल जाएगा, मृत्युंजय कुमार नारायण, मृत्युंजय कुमार नारायण, मृत्युंजय कुमार नारायण, मृत्युंजय कुमार नारायण। ये भारत के सेंसस कमिश्नर है वर्तमान, फिलहाल अभी जो सेंसस कमिश्नर है। इनसे पहले विवेक जोशी जी थे। जनसंख्या की पूरी जनगणना की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। इसके अधीन एक और संस्था होती है जिसको जनगणना संगठन कहते हैं। उसमें हर एक राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश में कुल मिला के 34 पूरे भारत में ऐसी संस्थाएं जिनको जनगणना निदेशालय बोला जाता है। सेंसस डायरेक्टरेट या डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस, ये हर एक राज्य, हर एक केंद्र शासित प्रदेश में पूरे भारत में 34, वो मिलकर क्या बनाती है? जनगणना संगठन। वही आंकड़े इकट्ठे करते हैं, आंकड़े फीड करते रहते हैं, पूरे आंकड़े जनगणना आयुक्त जारी कर देते हैं। इन्हीं को जिम्मेदारी दी गई भारत में जन्म और मृत्यु पंजीकरण की। जन्म और मृत्यु नहीं होता है, बर्थ रेट, बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है और डेथ सर्टिफिकेट, वो भी कौन जारी करते हैं? यही कार्यालय जारी करता है। क्लियर है चीज? कौन से एक्ट के द्वारा भारत में जनगणना होती है? 1940। भारत में सबसे बड़ा अधिकारी जनगणना से जुड़ा हुआ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जनगणना आयुक्त या सेंसस कमिश्नर, सेंसस कमिश्नर। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए भैया, अब यहाँ के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं सेंसस 2011, उसके आंकड़े संबंधी चीजें स्टार्ट करते हैं। फिर एनपीआर, एनआरसी आप सुनते होंगे, इनके बारे में भी हम लोग अच्छे से बात करेंगे। एनपीआर क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एनआरसी क्या होता है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। दोनों के बारे में, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे, याद दिला देना बाद में। तो सबसे पहले डाल दीजिए जनगणना 2011, सेंसस 2011। इसके आंकड़े शुरू कर देते हैं। जनगणना 2011 या सेंसस 2011, जनगणना 2011 या सेंसस 2011। ये कौन से नंबर की जनगणना थी? 15वीं। कौन से नंबर की? 15वीं। पहले क्वेश्चन सुना करो, टाइम मिलता है पेपर में भी क्वेश्चन को देखने का, सुनने का, समझने का। सीधी जनगणना समझते नहीं, सीधा उत्तर आता। तो 2011 की कौन सी थी? 15वीं। इस समय जनगणना आयुक्त जो थे, सेंसस कमिश्नर, जनगणना आयुक्त, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सेंसस कमिश्नर कहते हैं। सेंसस कमिश्नर 2011 की बात कर रहा हूं बेटा। और मैंने ये नहीं कहा कि विवेक जोशी 2011 में थे, मैंने कहा कि इनसे पहले थे कमिश्नर पी चंद्रमौली। कौन थे? पी चंद्रमौली। पी चंद्रमौली, पी चंद्रमौली, ये जनगणना आयुक्त थे 2011 की जनगणना का। 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त थे। कौन थे भाई? जनगणना आयुक्त। नाम क्या था? पी चंद्रमौली। मोटो, ध्येय वाक्य क्या था इस जनगणना का? मोटो अथवा ध्येय वाक्य, ध्येय वाक्य, ध्येय वाक्य था अवर सेंसस अवर फ्यूचर। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। लिख लो, यहां से जब भेजूंगा ना एक नोट चेक करके भेजूंगा कि 6 घंटे मैं पागल नहीं हूं, तुमने उतारा नहीं उतारा। अवर सेंसस अवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये क्या था? इनका ध्येय वाक्य था 2011 की जनगणना का। अवर सेंसस अवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। लिखिए, एक इसका शुभंकर मेस्कट, जैसे आप ये खेल टूर्नामेंट देखते हो तो इनका शुभंकर नहीं होता, ऐसे ही इस जनगणना 2011 का भी शुभंकर था, शुभंकर मेस्कट। याद रखिएगा इसकी मेस्कट थी एक महिला संगणक, फीमेल एन्यूमरेटर। फीमेल एन्यूमरेटर, एन्यूमरेटर वो व्यक्ति होते हैं जो घर घर जाकर आंकड़े इकट्ठे करते हैं, जनसंख्या के, घरों के, जो सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो एक महिला संगणक, उनके मतलब कंधे पर जनगणना 2011 का बस्ता, हाथ में रजिस्टर था। तो याद रखिएगा, महिला संगणक, महिला संगणक, महिला संगणक, महिला संगणक, ये फीमेल एन्यूमरेटर इसकी मेस्कट थी, महिला संगणक। जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली 2011 में। वर्तमान में कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। अब कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। अब कौन थे 2011 में? ये वाक्य क्या था? अवर सेंसस अवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा फ्यूचर। शुभंकर महिला संगणक, महिला संगणक, महिला संगणक। ठीक है भाई, महिला संगणक। चलिए थोड़ी लेट आई तभी आपको पता चल जाता है। मृत्युंजय कुमार नारायण, मृत्युंजय कुमार नारायण, मृत्युंजय कुमार नारायण, मृत्युंजय कुमार नारायण। अब भैया जनगणना के आंकड़े, 2011 जनगणना के आंकड़े, 2011 जनगणना के आंकड़े लिखिए, 2011 जनगणना के आंकड़े, 2011 जनगणना के आंकड़े जब आप लिखोगे 2011 जनगणना के आंकड़े, ओके, आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले समझिएगा इस चीज को। देखो भाई, यदि हम लोग देखें ओवरऑल तो आप देखोगे भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल किसी को याद है क्षेत्रफल के आंकड़े? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल पूरे विश्व का 2.4% है, पूरे विश्व का 2.4% है। मतलब पूरे विश्व का जितना क्षेत्रफल है उसका कितना है केवल हमारे पास? 2.4%। आउट ऑफ वर्ल्ड का 2.4% अगर हम लोग देखें एरिया ऑफ इंडिया, एरिया ऑफ इंडिया। और यदि इसी को हम लोग जनसंख्या देखें, इस क्षेत्रफल में पूरे विश्व में हमारी 7वीं रैंक है। क्षेत्रफल में पूरे विश्व में हमारी कितनी रैंक है? 7वीं रैंक है। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर होते हुए भी हमारी 7वीं रैंक और वर्ल्ड का कितना? 2.4%। यदि हम लोग जनसंख्या अथवा पॉपुलेशन में देखें, जनसंख्या अथवा पॉपुलेशन में देखें तो हमारी 2011 के अनुसार यदि पॉपुलेशन काउंट की जाए तो याद रखिएगा अरब 21 करोड़ 8,54,977। 2011 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977। ये वर्ल्ड की, पूरे विश्व का, अगर हम इसको वर्ल्ड लेवल का देखें तो पूरे विश्व की 17.5%, पूरे विश्व की 17.5%, पूरे विश्व की, जहां केवल हमारा एरिया 2.5% से भी कम है 2.4%, वहां वर्ल्ड का इनमें से प्रत्येक व्यक्ति एक, प्रत्येक छठा व्यक्ति भारत में रहता है। प्रत्येक छठा व्यक्ति, भाई 1/6 देखोगे तो 16.5%, ये तो 16.5 से ज्यादा है ना।
तो प्रत्येक छठा व्यक्ति आप देखोगे कहां रहता है, भारत में रहता है। 17% कब थी, 2000। यदि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में तो बढ़ के ये 17.7 से भी क्रॉस कर चुकी है, 17.7% के आसपास, 17.7 या 17.8% के आसपास। अभी वर्तमान की बात करें, वर्तमान में 141 करोड़ से अधिक, 141 करोड़ से अधिक, 141 करोड़ से अधिक, जो कि पूरे वर्ल्ड की 17.7 से भी ज्यादा हो गई है। जहां हम लोग एरिया में 7वीं रैंक है, वही जनसंख्या में विश्व में दूसरी रैंक है। अभी हम लोग चीन से आगे नहीं निकले। जहां तुमने पढ़ा भी गलत पढ़ा, अभी 2 करोड़ का फासला जल्द क्रॉस कर देंगे। विश्व में सेकंड, लिखिए विश्व में सेकंड, पहले पर चीन, विश्व में सेकंड जनसंख्या में, इन पॉपुलेशन अवर रैंक इज सेकंड। हमारी जो रैंक है, बात मत करो, ध्यान दो, हमारा मुंह देख के जब बात करता है ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई मतलब नहीं है। एमटीएस या सीजीएल है। भारत का क्षेत्रफल जहां विश्व का 2.4%, रैंक हमारी 7वीं, वही हम लोग जनसंख्या कितने लिए पड़े, 17.5%, जो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है। और पूरी कोशिश जारी है भारतीयों की पहले स्थान पर पहुंचने पर। तो लिखिए अभी स्टार लगा के यहीं पर, हाल ही में 15 नवंबर 2022 को, रिसेंटली ऑन 15 नवंबर 2022, हाल ही में 15 नवंबर 2022 को, हाल ही में 15 नवंबर 2022 को विश्व की जनसंख्या ने 8 अरब का आंकड़ा छुआ है। वर्ल्ड पॉपुलेशन टचेस 8 बिलियन, 8 अरब का आंकड़ा, वर्ल्ड पॉपुलेशन टचेस 8 बिलियन, 8 अरब का आंकड़ा छुआ है। इसको कितना आंकड़ा, 8 अरब का आंकड़ा, 8 बिलियन का आंकड़ा है। 15 नवंबर वाली याद रखिएगा भैया। तो जनसंख्या समझ में आई। चलिए अब हम लोग इसके मुख्य आंकड़े देखने शुरू करते हैं। हालांकि नोट्स में मैंने आप लोगों को कि कौन से टॉप क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप कौन से, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर 7वां भारत, अर्जेंटीना, तजाकिस्तान, अल्जीरिया वगैरह, ये छोटे भारत से क्षेत्रफल में देखें। सबसे पहला रूस, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत। आपसे क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है या भारत से छोटा है। तो यदि पूछे अर्जेंटीना तो भारत से छोटा है बड़ा, अल्जीरिया, अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे मतलब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल में लिख सकते हो कहीं भी, अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में। लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका, लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप एक, उसमें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया अफ्रीका, एशिया अल्जीरिया। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से टॉप देखोगे तो सबसे बड़ा चीन, जनसंख्या पॉपुलेशन, फिर अमेरिका, इंडोनेशिया, 5वें नंबर पर आपको बांग्लादेश, पाकिस्तान, पाकिस्तान इस मामले में पीछे। जनसंख्या होनी चाहिए बटा, तभी तो आटा नहीं है। इकोनॉमी अच्छी होती तो आटा भी होता। हालांकि वैसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बट उनके कर्म ही ऐसे। अब बोया पेड़ बबूल का, उस पे आम तो होंगे नहीं। तो पहला कौन सा, जनसंख्या में चीन, फिर भारत, फिर अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान, और फिर ब्राजील, और 8वें पर बांग्लादेश। एक चीज यहीं पर याद रखिएगा स्टार लगा के, ये जो आपको नाइजीरिया दिख रहा है ये भी अफ्रीका का देश है। नाइजीरिया भी कहां का है, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश, अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या में सबसे बड़ा देश। लिख लीजिए सब लोग, नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या में सबसे बड़ा देश, लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन इन अफ्रीका, नाइजीरिया, लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन इन अफ्रीका। ठीक है भैया, क्षेत्रफल में अफ्रीका का अल्जीरिया, और जनसंख्या में अफ्रीका का नाइजीरिया, जनसंख्या में अफ्रीका का नाइजीरिया, जनसंख्या में अफ्रीका का नाइजीरिया, जनसंख्या में अफ्रीका का क्या हो जाता है बच्चा, नाइजीरिया हो जाता है, नाइजीरिया हो जाता है। चलिए आगे आप जाते हैं। हमारी भारत की जनसंख्या कितनी है, याद होगा वो आंकड़ा कितनी, 1,21,854,977, 1,21,854,977। मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा, उस टेबल से जो जो चीजें नोट करने के लिए कहूं करते रहना, समझना बहुत महत्वपूर्ण है। टेबल देख लेते हैं, ये टेबल दिखाई दे रही है, मैं इसको जूम कर देता हूं। वैसे इतनी आंख होनी चाहिए, नहीं तो तुम कैसे सरकारी नौकरी करोगे। चलो ध्यान देना चाहिए, हालांकि सरकारी नौकरी जिनको मतलब बेचारे जो ब्लाइंड होते हैं उनके लिए भी होती है, पता ऐसा नहीं है, बट फिर भी आपको दिखाई दे रहा तो देखना, नहीं तो सुनना लिखना। चलो ये यहाँ पर आपको सन 1901 से लेकर और 2011 तक के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, दे रहे हैं भाई। इन आंकड़ों में आपको यहाँ पर जनसंख्या करोड़ में दिखाई दे रही है, 10 साल में अंतर कितना आ गया करोड़ में वो दिखाई दे रहा है। जनसंख्या प्रतिशत में कितनी बढ़ी, 10 साल में कितना अंतर है, और 10 साल को फिर एक साल रखा है, प्रति वर्ष कितना अंतर है, 4 चीजें हैं। चलिए भाई, जब आप 1901 में देखोगे मतलब 20वीं शताब्दी की पहली जनगणना हुई थी, 20वीं शताब्दी पहली जनगणना 1901 में, तो जनसंख्या जो थी वो 23 करोड़ 83 लाख थी। कितनी थी, 23 करोड़
83 लाख, 23 करोड़। अब कितनी है? 1 अरब 21 करोड़। तो लगभग आप ये कह सकते हो 98 करोड़ से बढ़ गई भाई। 98 और 23 जोड़ोगे तो आपको 121 मिलेगी। 98 और 23 जोड़ोगे तो लगभग कितनी मिलेगी? आप ये कह सकते हो भैया 98 करोड़ के करीब से 1901 से लेकर 2011 तक जनसंख्या बढ़ गई। चलो भाई, फिर 23 करोड़ 83 लाख से बढ़ के कितनी होगी? 25 करोड़ 20 लाख। ज्यादा नहीं बढ़ी, लगभग 1 करोड़ 36 लाख। बढ़ने की दर भी क्या थी? केवल 5.75। बहुत आराम से जनसंख्या बढ़ रही थी। फिर जब आप 1921 में आओगे तो आपने देखा कि यहां 25 करोड़ 20 लाख और घट के कितने रह गए? 7 लाख जनसंख्या घट गई। जब जनसंख्या घटती है तो वृद्धि दर बढ़ने की जगह क्या होगी? ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्या हो गया? घट गया। ग्रोथ रेट कितना हो गया? -0.31। आपको फिर कभी नहीं मिलेगा कि माइनस हुआ हो, हमेशा पूरी रफ्तार पकड़ी, पूरा जोर लगाया भारतीयों ने, जनसंख्या बढ़े कहते ही अब देख लो बढ़ती जा रही है, नहीं रुक रही। केवल ये एक ऐसा साल है जो नेगेटिव ग्रोथ रेट है। इस साल को मैं एक नया नाम दे दूं, महाविभाजक वर्ष। लिखिए पहला पॉइंट इस टेबल से जो आपने पहला पॉइंट निकाला, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, महाविभाजक वर्ष। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, महाविभाजक वर्ष, महाविभाजक वर्ष, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों कहते हैं इसको महाविभाजक वर्ष? क्योंकि 1921 की जनगणना में, मतलब 1911 से 1921 का जो दशक का डिकेड थी, इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव रहा, जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही, नेगेटिव रही। इसलिए इसको महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। कितनी रही? -0.31%। 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है क्योंकि इस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही। 1921 is called year of great divide because in this decade the rate of population growth is negative. The rate of population growth is negative. इसलिए इसको महाविभाजक वर्ष कहते हैं। चलिए भैया आते आ जाते हैं 1921, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज थी। 1921 से पर जनसंख्या बढ़नी शुरू हुई 25 करोड़ 13 लाख से 27 करोड़ 89 लाख, 2 करोड़ 76 लाख से बढ़ी। पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट रहा 11। फिर 27 करोड़ 89 लाख से बढ़कर 4 करोड़ के करीब फिर बढ़ गई 31 करोड़ 86 लाख, जिसमें 3 करोड़ 96 लाख की वृद्धि हुई। फिर 36, अब यहां पर देख रहे हो कि 14, यहां फिर घटी भाई 1931 से 1941 14.22। और फिर जब आप 1951 में आए तो आप देख रहे हो 1941 से 1951 जनसंख्या वृद्धि दर थोड़ी सी घटी है। उसके बाद में जब 1951 में हमारी स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना हुई तब जनसंख्या कितनी थी? 36 करोड़ 10 लाख। कितनी थी? थोड़ा तेज आवाज करा दो। 36 करोड़ 10 लाख। 1900 में कितनी थी? 1901 में 23 करोड़ 83 लाख और बढ़ के 1951 में कितनी होगी? 36 करोड़। उस समय पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट था वो 13.31% था। लेकिन अब इसके बाद में 1951 से 1961, 1971, 1981, 1951 से 1981 तक जो आप देखोगे बहुत ही तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। 1951 से लेकर 1981 36 करोड़ से बढ़कर कितनी हो गई? 68 करोड़, लगभग डबल सी हो गई। 36 दूनी 72 हो जाते थोड़ा सा बेटा। हाँ स्वतंत्र हो गए बेटा, बिल्कुल अब कौन रोकने वाला था? बिल्कुल सही। लेकिन समझो यहाँ पर इससे जनसंख्या वृद्धि से शिक्षा का भी बहुत लेना देना है, आगे समझाऊंगा। ये बहुत वैज्ञानिक टॉपिक है, बहुत साइंटिफिक टॉपिक। तो 1951 से 1981 आप ये कह सकते हो बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो चीज बहुत तेजी से बढ़ती है उसे मैं विस्फोट कह दूं, एक्सप्लोजन। तो याद रखिएगा, लिखिए 1951 से 1981, 1951-1981 पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट ये समझाऊंगा जब मैं आपको जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत समझाऊंगा, क्लास जब एंड करूंगा उस समय। सेकंड है ना, तो लंबी चलेगी। तो आराम से जनसंख्या संक्रमण का एक सिद्धांत होता है। तो जनसंख्या वृद्धि की 5 अवस्थाएं होती हैं, 5 phases ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। उसमें सेकंड फेज जो आता है उसमें जन्म दर तो बढ़ जाती है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होने के कारण मृत्यु दर घट जाती है। जन्म ज्यादा होता है, लोग मरते कम है, उससे पॉपुलेशन बढ़ जाती है। इसका उसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट भारत में कब से कब तक था? 1951 से 1981। जनसंख्या जो ये संक्रमण सिद्धांत है इसकी सेकंड अवस्था में थे हम लोग। इसी बीच में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या जनसंख्या विस्फोट भी कहते हैं, अंग्रेजी वालों लिख लेना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये जो 1971 वाली साल है इसे देखो। 1971 में पाकिस्तान से दूसरा युद्ध लड़ा, तीसरा, पहला 1947-48, फिर 1965 और फिर 1900 बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ है। इस समय तुम जनसंख्या वृद्धि दर 24.80 देख रहे हो। क्या कहीं इसके ज्यादा दिख रही है? हाईएस्ट ग्रोथ रेट, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कौन से वर्ष रही? 1971 लिखिए, हाईएस्ट ग्रोथ रेट। इसलिए मैंने कहा कि इस टेबल में बहुत कुछ छुपा हुआ है। हाईएस्ट ग्रोथ रेट, हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर डैश 1971। 1921 में नेगेटिव -0.31, 50 साल बाद 1971 में सर्वाधिक 24.80, लगभग 25%। लगभग। तो यहां के बाद में आप फिर देखोगे घटती जाएगी। यहां के बाद में आप क्या देखोगे?
2001 से 2011 में कंपेरिजन करना। 2001 से 2001 में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 21.54। 2011 में कितनी होगी? 17.70। 17 तो 2011 में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 17 पॉइंट लिख लीजिए। 2011 में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, डिकेनियल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, श्रीमानो लिख लेना ऑनलाइन वालों भी। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 17.7। अगर इसको प्रति वर्ष 10 से डिवाइड करके प्रति वर्ष निकालूं तो 1.64। प्रति वर्ष कितनी? पर ईयर 1.64। और पर 10 ईयर देखो, डिकेड का मतलब होता है 10 साल। दशक का मतलब क्या होता है? 10 साल। और दशक डिकेनियल कितना था? 17.7। और पर ईयर कितना था? 1.64। क्या अगर मैं कहूं कितने प्रतिशत का अंतर आया, निकाल सकते? 21.54 में से 17.70 को माइनस करना। 21.54 में से, जो कि 2001 में थी, उसमें से 17.70 को माइनस कर दो। अरे 4 जीरो में से 4 में से 0 में तो 4, 15 में से 7 गए 8, तो 8 और 4 पैसे हो गए। इधर रहेगा आपका 10 में से 7 चले गए 3.4। कितना अंतर था? 3.84 का अंतर, माइनस 3.84%। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि घटी है। माइनस क्यों हुआ? डिक्रीज हुई है। 21.54 से 17.70, 3.84। अब समझो, उस समय 2001 में जनसंख्या 1,02,87,00,000 बढ़ के कितनी हो गई? 1,21,08,00,000। और कितनी बढ़ गई? 18,18,00,000। 2001 से जनसंख्या 2011 में कितनी बढ़ी? 18,18,00,000। लिख लीजिए। 2001 से जनसंख्या 2011 में प्रतिशत में तो घटी, माइनस 3 पॉइंट, जो जनसंख्या वृद्धि दर वो तो घटी 3.84, परंतु संख्या बढ़ी 18,18,00,000 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 18,18,00,000 से। तो यदि मैं इसी डेटा से 5 क्वेश्चन पूछूं तो मुझे लगता है तुम उत्तर दोगे। महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? सभी लोग उत्तर दीजिए। महाविभाजक वर्ष, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 21, 1921 क्यों कहा जाता है? एग्जैक्ट। नेगेटिव ग्रोथ रेट माइनस 0.31। ठीक है भैया, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। उसके बाद में कभी जनसंख्या कम नहीं हुई, बड़ी बड़ी है। चलो, हाईएस्ट ग्रोथ रेट, डिकेड ग्रोथ रेट, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 1971, 1973 कितनी थी? 24.80, 24.80। चलिए भैया, भारत में जनसंख्या विस्फोट का काल कौन सा समय है? ईयर ऑफ टाइम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन 1951 से 1981। 2001 से 2011 में जनसंख्या संख्या में कितनी बढ़ी? 18 करोड़। 2011 में दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 17 पॉइंट। 2011 जनगणना में 2001 से 2011 में प्रति वर्ष जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 1.64, 1.64, 1.64, 1.64। क्लियर है भाई? 2001 में डिकेड ग्रोथ रेट, जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 21.54। ये पूरी टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं थी। इससे हमने 5-6 चीजें निकाली जो हमारे काम की है। उसको मैंने हालांकि यहां पर वैसे भी लिखकर बताया कि 1921 को महाविभाजक वर्ष क्यों कहा जाता है, जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि दर कब रही, ये मैंने आपको अलग से भी लिखवा दिया। लेकिन इससे आपको ये याद रहेगा, 90% चांस है ABCD जैसे देखोगे आप लोग इसका उत्तर दे दोगे। अब यहां पर एक टेबल है, देखने में बड़ी छोटी लग रही है, अजीब भी लग रही है, लेकिन ये पूरी जनगणना का 2011 वाली का ये समरी है। दिख रही है तुम्हें? सबको पीछे थोड़ी सी कम दिख रही है, बिठा के आ जाओ, इधर जगह खाली है। और तुम्हें दिख रही है भाई? पक्का एकदम झूम। चलो अब ध्यान देना, यहां पर आपको दिख रहा है व्यक्ति, ये 2001, 2011, 2001 इसलिए क्योंकि उससे कंपैरिजन करते हैं। और यहां पर अंतर दिखाई दे रहा है, तीनों चीजें दिखाई दे रही है। जनसंख्या कितनी थी? 1,21,08,54,977। 1,00,00,000। हमने यहां पर देखा टेबल में कि लगभग जनसंख्या 18,18,00,000 बढ़ी। तो जब तक इतने फाइनल आंकड़े नहीं आए थे, फाइनल आंकड़े करने के बाद में ये 18,21,00,000 के करीब बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 21,00,000। थोड़ा सा पूछ लेगा कि 2001 से जनसंख्या 2011 में कितनी बढ़ी, तो 18,21,00,000 बताना, 18,18,00,000 मत बताना। वो टेबल पुरानी है, उसमें पुराना डेटा था। नया डेटा 18,21,00,000, 3 लाख का अंतर है, जोड़ लेना। ठीक है भाई? कितने बढ़ गए 2001 से 2011 में? 18,21,00,000। 1,21,08,54,977। 1,21,08,00,000। किस किस को ये जनसंख्या याद हो गई? लगभग याद हो गई, 2-3 बार इसको रटोगे, नंबर मोबाइल नंबर याद हो जाएगा। 21,08,54,900, 1,21,08,54,977। अब देखिए, लिखिए अपनी कॉपी में, इस 8
8,54,977 में देखोगे 1,21,08,000 8 लाख इतना लंबा 54,977 इतना लंबा है कि इसको बोलने में आदमी यहां से और जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन चला जाए तो जाके आकर खत्म हुई। तो ध्यान दीजिएगा 1,21,08,54,000 इसमें पुरुषों की संख्या देखते हैं। पुरुष मतलब मेल, पुरुषों की संख्या पुरुष और महिला, पुरुष और महिला, पांच मत कीजिए, फीमेल पुरुष और महिला। तो याद रखिएगा आधे से थोड़ा सा ज्यादा, आधे से थोड़ा सा ज्यादा 51.47% मेल है। संख्या निकाल दोगे इसकी? कैसे निकालोगे? भाई प्रतिशत निकाल देना ना, 121 करोड़ का प्रतिशत निकाल देना 51.47 डिवाइडेड बाय 100 121 करोड़, तो संख्या भी आ जाएगी एग्जैक्ट। ये 2011 में पुरुषों की संख्या प्रतिशत से तो निकालना आसान है ना। चलिए तो महिला कितनी हो गई? आपको केवल पुरुषों का चार्ज करना है, महिलाओं का पर्याप्त निकल जाएगा 48.53%, 48.53। कैसे आया आपको बताएगा आपको में से? अबे 100 में से टोटल तो पुरुष 51 तो बची हुई महिला ये 51.47 है, तो कितना रह गया? 48.53, 48.53 क्लियर है। पुरुष की प्रतिशत कितनी है? 51.47। पुरुष की प्रतिशत कितनी है? तुम बोलो भाई पुरुष की प्रतिशत कितनी है? जोर से बोल, तेरी आवाज चाहिए, तुमसे पीछे वाला। बिल्कुल सही 51.47, तो बची हुई महिलाएं 48.53%, 48 निकाल दोगे। चलिए याद हो गया तुम्हें तो सब, तुम तो बहुत होशियार हो, इसका मतलब तुम तो बहुत होशियार हो, इसका मतलब मैं ही ऐसा नहीं हूं। ठीक है भाई 51.77 पुरुष, 48.53 महिलाएं। चलिए भाई अब आ जाता है नगर में और गांव में रहने वाली जनसंख्या, नगर में और गांव में रहने वाली जनसंख्या, नगर में और गांव में रहने वाली जनसंख्या। ये पूरी समरी हो जाएगी, फिर टाइप वाइज कर लेंगे। पहले देखते हैं ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण अर्थात रूरल पॉपुलेशन। ये जो 121 करोड़ है इनमें गांव में कितने रहते हैं? बहुत बात करते हो आप, ग्रामीण और शहरी अर्बन पॉपुलेशन में यहाँ पे याद कराने की कोशिश करो, इसलिए इतना चल रहा हूं। तो यदि मैं रूरल की बात करूं तो रूरल हो जाती है 68.9%, लगभग 69% कह सकते हो। तो में से प्रत्येक 69 व्यक्ति कहां रहते हैं? गांव में रहते हैं। तो शहर में कितने प्रतिशत रहते हैं? कितने? 31.1%, 31.1। भाई 68.9 जोड़ दो 70 70 30। तो आपको केवल एक का याद रखना है, दूसरा 100 में से माइनस कर देना, दोनों को याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे पुरुष कितने थे? 51.47, तो महिलाएं 48.53, गांव में रहते हैं 68.9%, तो बची हुई शहर में रहती है, बची हुई शहर में रहती है, बची हुई गांव में रहती है। साक्षर देख लेते हैं, साक्षर मतलब लिटरेट, पढ़ी हुई व्यक्ति कितनी है? साक्षरता देख लेते हैं। कुल साक्षरता टोटल पूरे भारत की टोटल साक्षरता, टोटल लिटरेसी रेट देखें 2011 में, टोटल लिटरेसी या कुल साक्षरता, कोई आप में से बताएगा कि जब साक्षरता दर निकाली जाती है, आपके घर में आया जो ये संगणक है जो डेटा इकट्ठा करता है जनगणना का, तो वो कितने वर्ष से ऊपर के लोगों को साक्षरता के लिए काउंट करता है? 7 वर्ष। साक्षरता के लिए कितना? 7 वर्ष। 7 वर्ष उम्र जिनकी होती है, यदि उन्हें पढ़ना लिखना आता है तो उन्हें क्या माना जाता है? लिटरेट माना जाता है, साक्षर माना जाता है, 7 ईयर्स ऑफ एज। तो कुल साक्षरता भारत की टोटल लिटरेसी कितनी है भाई? कतई बिल्कुल निपटे हुए हो, लेटे हुए हो, 74.04%, 74.04%, 74.04%। अगर मैं कहूं कि जैसे भारत की जनसंख्या तो 121 करोड़ है, लेकिन जितने लोग साक्षरता के लिए काउंट होते 7 वर्ष से ऊपर, उनमें से केवल 74% साक्षर है। टोटल जनसंख्या का 74 नहीं है, 7 से ऊपर वालों को, 7 वर्ष से ऊपर वालों को, 2 साल 6 साल का बच्चा इसमें काउंट नहीं होता। उनमें भी कितने? केवल 74.04। इनमें से यदि मेल साक्षर देखें, पुरुष साक्षर कितने हैं? पुरुष साक्षर तो याद रखिएगा 82.14%, 82.14%, 82.14, 82 इसमें से यदि महिला साक्षर देखें, इनमें फीमेल कितनी लिटरेट है? तो 65.46 है। बेटा इसमें 100 से माइनस नहीं करेंगे, 65.46 है, इसमें से कैसे 100 से माइनस करेंगे? ये टोटल नहीं है ना, ये 7 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या का 74.04, उसमें जितने पुरुष थे उनमें से केवल 82, मतलब 18 पुरुष 100 में से पड़े हुए नहीं थे। इसी तरह 100 महिलाओं में से 65 महिलाएं पड़ी हुई, 35 महिलाएं पड़ी हुई नहीं थी। तो पुरुष साक्षरता दर 82.4, पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर 65.46, 65 पुरुष 82 कुल जनसंख्या में पुरुषों की प्रतिशत, कुल जनसंख्या में 51.47,
51 महिलाओं को 48.53। टोटल जनसंख्या में गांव में कितने रहते हैं? 68.9। 68.68। शहर में 38 भारत की टोटल लिटरेसी रेट 74.04 और पुरुष कितने? 82। महिलाएं कितनी? अब इस वर्ष 2022 में सीजीएल में क्वेश्चन आया, उसमें पुरुषों की साक्षरता की प्रतिशत नहीं पूछी, उसमें संख्या पूछी। फिर तुम उसमें ये में आंकड़ा जो एग्जैक्ट अक्षर की संख्या ये मैं लिखवा दूंगा, क्योंकि इसमें आप 121 करोड़ का भी 74 नहीं निकाल सकते, क्योंकि 121 करोड़ का टोटल काउंट होते ही नहीं है। नहीं तो बहुत आसान होता, 74% निकाल देते 121 करोड़ का, लेकिन इसमें 7 से इसके करने वाले तब थे जब तुम पढ़े नहीं थे, अब नहीं करोगे। हालांकि जब अगर तुम ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनको छोड़ना ही बेहतर होता है, लेकिन हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि 90% से ऊपर क्वेश्चन आप लोग जीके में करके आओ, क्योंकि तभी आप लोग बाकियों से 1-2 नंबर आगे निकल सकते हैं। चलिए, ये सब कोई नहीं पढ़ेगा, इतना कोई पढ़ेगा नहीं, इसमें इसको पढ़ने के अंदर से बहुत हिम्मत चाहिए। हमें से कई लोग ऐसे मतलब जबरदस्ती से बैठे होंगे, लेकिन अगर तुम्हें आंकड़े याद हो रहे हैं इसका मतलब तुम इस क्लास के बाद में अपने को अलग लेवल पे पाओगे। 1-2 नंबर तुमने निश्चित कर लिए। चलिए भाई, उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं, नंबर लिखवाऊंगा रुक जा भाई मेरे, इतना इस समय महिला हो गई ग्रामीण। चलिए, दशकीय वृद्धि दर तो हमने पहले देख ली थी, दशकीय वृद्धि दर तो हमने पहले देख ली थी, दशकीय वृद्धि दर। अब आ जाते हैं हम लोग, मेल लिटरेसी हो गया, फीमेल लिटरेसी हो गया, लिंगानुपात पे आ जाते हैं। किसका आ जाते हैं? लिंगानुपात पे। लिंगानुपात, लिंगानुपात का अर्थ होता है प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। लिख लीजिए, लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। लिंगानुपात, लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या पर 1000 मेल्स। चलिए भैया, याद रखिएगा 2011 943 943 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? 943 900। अगर मैं इसमें प्लस 10 लगाऊं, यहां पर मैंने क्या कहा प्लस 10, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया 2001 के मुकाबले 10 बढ़ गई है, क्योंकि हम किससे कंपैरिजन करेंगे? 2001 से। 2001 में लिंगानुपात कितना रहा होगा? 933, 933। अब 10 बढ़ के कितना हो गया? 943। 10 बढ़ के कितना हो गया? कितना रहा होगा? 933, 933। अब बढ़ के हो गया 943। 2011 में 943 और 2001 में 933। चलिए, अब आ जाते हैं जन घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। जन घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी, जन घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी, जन घनत्व या डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? इसकी परिभाषा लिखिए, डेफिनेशन। 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एरिया ऑफ 1 किलोमीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या। मान लेता हूं आपका कोई गांव है जिसकी लंबाई चौड़ाई 1 किलोमीटर की है, प्रत्येक भुजा कितने किलोमीटर की है? 1 किलोमीटर की है। तो ये जो क्षेत्रफल बना, ये कितना बन गया? 1 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल कितना हो गया? 1 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसमें जितने रहते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंसिटी। तो याद रखिएगा 2011 जनगणना के अनुसार भारत की डेंसिटी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर मतलब किलोमीटर स्क्वायर, प्रति वर्ग किलोमीटर कितने? 300 पूरे भारत की औसत। अब यदि आप दिल्ली आओगे तो दिल्ली 1 किलोमीटर स्क्वायर में 46,000 लोग रहते हैं, सॉरी 11,000 से अधिक। कितने? 11,000 से अधिक। 1 किलोमीटर में 11,000 से अधिक। और यही यदि आप अरुणाचल प्रदेश चले गए तो वहां पर केवल 17। दिल्ली का एक जिला है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, उत्तरी पूर्वी दिल्ली, वहां 46,000 लोग रहते हैं किलोमीटर स्क्वायर में, 46,000। और यही यदि अरुणाचल प्रदेश का जिला है दिबांग घाटी, दिबांग वैली, वहां चलेंगे तो वहां 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल कितने व्यक्ति मिलेंगे? एक व्यक्ति। हमने क्या निकाला है? औसत, एवरेज पूरे भारत का। तो कितना आया? 382 व्यक्ति 382 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 के मुकाबले ये 57 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 57। कितनी ज्यादा है? 57। तो 2001 में कितनी बढ़ी? 57 बढ़ी। कितनी बढ़ी? 57। 57 समराइज करें एक बार यहां का। कितना प्रतिशत भारत की जनसंख्या गांव में रहती है? अब लोग उत्तर दीजिए, कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत के गांव में रहती है? 68.9%। 68.9%। तो शहर में कितनी रहती है?
भारत की कुल जनसंख्या में पुरुष कितने हैं? टोटल पॉपुलेशन में पुरुषों की संख्या 51.47, 48.53 महिलाएं, 48.53% महिलाएं होगी कितनी? 48.53%, बिल्कुल सही। भारत की साक्षरता दर, टोटल लिटरेसी रेट 74.04, जिसमें से पुरुष 82.4, महिलाएं 65.86। लिंगानुपात पिछले बार से कितना बढ़ा? लिंगानुपात 943, पिछली बार से कितना बढ़ा? जनघनत्व डेंसिटी 382, पिछली बार से कितनी बढ़ी? 57। 2011 वाली जनगणना कौन से नंबर की जनगणना थी? कौन सी? 15वीं। आजादी के बाद में कौन सी थी? आजादी से पहले कितनी हुई? मोटो क्या था इसका? ध्येय वाक्य। हमारी जनसंख्या, हमारी जनगणना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारा कैसे? तो तुम्हारी जनसंख्या होगी, तुम्हारा भविष्य होगा। बच्चे तुम्हें बुढ़ापे में सहारा बनेंगे, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या नहीं है, यहाँ पे जनगणना है। हमारी जनगणना, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। उस समय 2011 की जनगणना के समय जनगणना कमिश्नर कौन था? आयुक्त चंद्रमौली। वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? गृह मंत्रालय। बेटा किसकी है? गृह मंत्रालय की। गृह मंत्रालय की। अब मुझे यहां से क्वेश्चन बताइए, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुम्हारा दिमाग देखने के लिए कि थोड़ा है या नहीं है। मैंने कहा नहीं, क्यों बता रहा है? इसका सर्टिफिकेट देने की क्या जरूरत है? अपोज कर लेते। सुनो, मैंने कहा जनगणना की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है, उसके लिए पद बनाया महारजिस्ट्रार, भारत का महापंजीयक, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और जनगणना आयुक्त। ये बताइए कि हमारी जो 7वीं अनुसूची है संविधान की, उसमें केंद्र राज्यों के बीच में कानून बनाने की जो शक्तियां हैं उनका विभाजन किया हुआ है, बंटवारा किया हुआ है। उसमें 3 लिस्ट दी हुई है। एक यूनियन जिसको केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, एक राज्य जिसमें केवल राज्य, और तीसरा कंकरेंट समवर्ती दोनों। लेकिन दोनों में कोई टकराव होता है तो केंद्र प्रभावी है। अब मुझे बताइए जनगणना संबंधी कानून बनाने की शक्ति ये किसको होगी? जोर से बोलो, क्यों तुमने अंदाजा लगाया? क्योंकि सर आपने गृह मंत्रालय बताया। यदि जनगणना की जिम्मेदारी राज्यों की भी होती तो राज्यों का भी कोई डिपार्टमेंट बताता, नहीं बताया ना। तो याद रखिएगा जनगणना जो विषय है वो केंद्र सूची का विषय है। सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट लिख भी सकते हो। जनगणना संघ सूची का विषय, जनगणना संघ सूची का विषय, सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट 69 नंबर पे है। टोटल 97 उसमें नंबर है, उसमें 69 नंबर पर जनगणना है। जनगणना संघ सूची का विषय, सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। केंद्र सरकार कानून बनाती है और केंद्र सरकार ने उसी शक्ति का प्रयोग करके कौन सा कानून बनाया जनगणना के लिए? जनगणना अधिनियम 1900, सेंसस एक्ट 1940, उसी के अंतर्गत जनगणना होती है। क्लियर है भाई? 69 नंबर पे है ये लिखा हुआ उस लिस्ट में, 69 नंबर पे। चले भैया, तो ये मोटा मोटा समरी हो गई क्लियर। अब हम लोग जनसंख्या, अब राज्यों को पढ़ेंगे कि टॉप 2 राज्य, टॉप 5 राज्य, ऐसे करके आगे। अब डाल दीजिए, फिर से चलेंगे। बेटा पहले लिखो, मन में बोलो, मुझे बोलने दो, जब पूछो तब तेजी से आवाज करो। जनसंख्या की दृष्टि से टॉप 5 स्टेट, टॉप 5 स्टेट्स अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। जनसंख्या प्रतिशत 7 में लेके चलना। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश जनसंख्या में नंबर 1, लगभग 20 करोड़ के करीब जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, 19 करोड़ 98 लाख, 20 करोड़ कह सकते हो। पूरे भारत का 16.5%, भारत में विश्व का 17.5%, उत्तर प्रदेश में भारत का 16.5%। तो याद रखिएगा पूरे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की। कितना प्रतिशत जनसंख्या लिए? 16.5। संख्या में कितनी जनसंख्या? लगभग 20 करोड़, 19 करोड़ 98 लाख, लगभग 20 करोड़ याद कर लो। ठीक है भैया, चलिए। अब ये क्वेश्चन तो पहले बहुत आता था, सर्वाधिक जनसंख्या सबको पता है। अब वो क्वेश्चन कैसा पूछ रहे हैं? उत्तर प्रदेश के बाद में किस राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। आपसे दूसरे तरीके से क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि भारत में किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक सेकंड नंबर पर है? महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश के बाद पूछ सकते हैं या पूरे भारत में सेकंड नंबर पर किसकी जनसंख्या? ये भी पूछ सकते हैं, महाराष्ट्र। तीसरे पर बिहार, चौथे पर पश्चिम बंगाल और 5वें पर 2011 का आंकड़े देखोगे, उसकी वेबसाइट पर जाकर लिस्ट निकालोगे तो 5वें नंबर पर आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा। लेकिन मैंने क्या लिखवाया है? क्यों बेटा? 2014 में आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो गया। ये आंकड़े तो 2011 के, 2014 में आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो गया, तेलंगाना अलग हो गया, इसलिए जनसंख्या उसकी घट गई। 5वें नंबर पर कौन आ गया? मध्य प्रदेश आ गया। और पहले नंबर पर जोड़ते बजाय पीछे से, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर बंगाल भी कह सकते हो केवल याद करने के लिए, और 5वें पर यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, एमपी। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, यूपी, महाराष्ट्र। याद हो गया? याद हो गया? उत्तर प्रदेश में
में कितनी जनसंख्या पूरे देश की? 16%। अरे जनसंख्या की दृष्टि से टॉप केंद्र शासित प्रदेश देख लीजिए, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टॉप केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुदुचेरी और चंडीगढ़। डीपीसी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी याद कर सकते हो। दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़। डीपीसी जनसंख्या की दृष्टि से टॉप यूनियन टेरिटरी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ट्रिक हो जाएगी डीपीसी। हालांकि उसकी भी हो जाती है यू मा पा। मा मतलब महाराष्ट्र, भा माने बाबा, पापा बोलते ना, मा बाबा, बाबा माने बिहार और बंगाल। नंबर की इतनी आवश्यकता नहीं है। तो दिल्ली, पुदुचेरी और चंडीगढ़। सर्वाधिक टॉप जनसंख्या में 5 राज्य: यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, एमपी। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़। दिल्ली के बाद में सेकंड केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या में पुदुचेरी। अब आ जाती है न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। सबसे कम, तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। लोएस्ट पॉपुलेशन इंडिया। लोएस्ट पॉपुलेशन इंडिया इन इंडिया। राज्यों में सबसे कम जनसंख्या, सबसे ज्यादा किसकी है भाई? सबसे कम किसकी है? सिक्किम। जनसंख्या के मामले में सबसे कम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य है मिजोरम। सबसे कम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य मिजोरम। सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम। सिक्किम। सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पर सबसे कम मिजोरम। मिजोरम। सर्वाधिक जनसंख्या यूटी दिल्ली, सबसे कम जनसंख्या यूटी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एरिया में भी सबसे छोटा यूटी है और लक्षद्वीप जनसंख्या में भी सबसे छोटा यूटी है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में। लिख लीजिएगा, सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम क्षेत्रफल यूटी। सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम क्षेत्रफल। सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम क्षेत्रफल लक्षद्वीप। सबसे ज्यादा यूटी जनसंख्या दिल्ली सेकंड, पौंडीचेरी या पुदुचेरी तीसरी। सबसे कम, सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में यूपी, उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में, सबसे छोटा जनसंख्या में सेकंड मिजोरम। क्लियर है? जनसंख्या में कोई डाउट? चलिए क्षेत्रफल में आ जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 5 राज्य। रामा महन, फिर क्या हो जाएगी? रामा मतलब राम जी और महन। टॉप 3 याद हो गए, फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं है। रामा महन क्षेत्रफल में राजस्थान, देश का 10% के करीब क्षेत्रफल राजस्थान। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, जनसंख्या में सबसे बड़ा, सेकंड नंबर पर क्षेत्रफल में सेकंड बड़ा मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल में तीसरा महाराष्ट्र। फिर क्या बन गई? राजस्थान, वहां से और महान से महाराष्ट्र। तो 3 भी याद कर लोगे, काम हो जाएगा हमारा। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। रामा महन, रामजी महन थे, वही याद हो गया। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। राजस्थान, महाराष्ट्र। चौथे पर तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या में, क्षेत्रफल में 5वें पर, जनसंख्या में 5वें पर, जनसंख्या में 5वें पर एमपी, क्षेत्रफल में 5वें पर गुजरात। क्लियर है भाई? जनसंख्या में टॉप 5 तुम बताओ मतलब भैया। जनसंख्या खड़े होकर बताते हैं आवाज में, आवाज बच्चों तक जानी चाहिए, ऑनलाइन वालों तक। अच्छा आवाज। यूपी जनसंख्या में यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। यूनियन टेरिटरी जनसंख्या में टॉप 3 बताइए आप। दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़। दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़। क्षेत्रफल में टॉप 5 राज्य है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी। क्षेत्रफल में 5 यूनियन टेरिटरी देख लीजिए। क्षेत्रफल में 5 यूनियन टेरिटरी बच्चा। क्षेत्रफल में 5 एरिया में टॉप 5 यूटी। अब लद्दाख मैंने लिखा है क्यों? क्योंकि अभी 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को बांटकर 2 यूनियन टेरिटरी बना दी। 31 अक्टूबर 2019 से, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्रफल सबसे, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी लद्दाख। सेकंड नंबर पर, तीसरे पर अंडमान। जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी नहीं थे तब क्षेत्रफल में कौन होगा? अंडमान निकोबार। जब ये नहीं थे, ये कौन से दिन इनका ये लागू हुआ है? कौन से दिन से? 19, 31 अक्टूबर 2019 से। चौथे नंबर पर दिल्ली, 5वें पर पुदुचेरी। क्षेत्रफल में सबसे छोटी, क्षेत्रफल में सबसे छोटी यूटी लक्षद्वीप। बेटा लक्षद्वीप अभी बताया, क्षेत्रफल में भी सबसे छोटी, जनसंख्या में भी सबसे छोटी। जनसंख्या सबसे छोटी लक्षद्वीप, जनसंख्या में भी सबसे छोटी, एरिया में भी सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी लद्दाख
कश्मीर, अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुदुचेरी। यदि हम लोग जनसंख्या में बात करें तब भी पुदुचेरी दिल्ली के बाद है, और यदि हम क्षेत्रफल में भी बात करें तब भी पुदुचेरी दिल्ली के बाद है। फिर आपका अपना ये चंडीगढ़ वगैरह। अभी सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप से छोटा सबसे कम क्षेत्रफल वाला दूसरा सेकंड यूटी चंडीगढ़, सेकंड यूटी चंडीगढ़। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले सबसे छोटा तो लक्षद्वीप, उससे थोड़ा सा बड़ा चंडीगढ़। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले दो राज्य है। तो जिस प्रकार सिक्किम जनसंख्या में सबसे छोटा, गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा, छोटा सा है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में गोवा। तो याद रखिएगा लोएस्ट इन एरिया गोवा, लोएस्ट इन एरिया, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा, और गोवा के बाद में सिक्किम सबसे कम क्षेत्रफल वाला दूसरा राज्य, सबसे कम क्षेत्रफल वाला दूसरा राज्य। लिख रहे हो आप, नोट कर रहे हो? चेक करूंगा, ऐसा लिखना दूंगा पूरा उतार के। गोवा सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य, उतारो, क्या दिक्कत है? हाथ में दर्द थोड़ी ना हो जाएगा लिखने से। अगर टॉप न्यूनतम में सबसे छोटे की बात करें क्षेत्रफल में, तो पहले नंबर पर गोवा सबसे छोटा, सिक्किम सेकंड नंबर पर छोटे में। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित और लक्षद्वीप से थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि यूटी में क्षेत्रफल में सेकंड नंबर पे है। ये हुआ क्लियर? अब यदि हम जनसंख्या के टॉप 5 स्टेट, यूटी सबसे छोटे सबसे बड़े, क्षेत्रफल में सबसे छोटे सबसे बड़े, एक बार लिख लीजिए पेज कॉपी के सबसे पिछले पेज पे, क्योंकि रिवीजन टाइप में लिख के बताइए। अब लोग जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं वो लोग भी एक बार अपनी कॉपी में लिख के बताइए अपने आप, अपने आप। ये पहले जनसंख्या में, जनसंख्या राज्य, राज्य में भी सबसे बड़े सबसे छोटे, सबसे बड़े और सबसे छोटे। फिर यूनियन टेरिटरी सबसे बड़ी और सबसे छोटी जनसंख्या में। इसी प्रकार क्षेत्रफल में जितने पांच पांच, अच्छा तो पांच पांच जितने याद कराएंगे अभी एरिया, एरिया में भी ऐसे देखो राज्य, राज्य एरिया में सबसे बड़े, लार्ज, एल माने लार्ज, एस माने स्मॉल, यूनियन टेरिटरी लार्ज और स्मॉल। बताइए, देखिए सब लोग अभी आऊंगा चक्कर मार देखूंगा कि में कितना कितना लिखा है, और नोट मत देखना, कोशिश करो भाई। यदि जनसंख्या में देखो और बताने की कोशिश करो, इधर मत देखो, अपने अपने उतारो, अपने अपने जो याद को लिखने की कोशिश करो। सभी लोग लिखिए, अभी क्लास का फायदा, क्लास में 90% याद करके जाओ। लास्ट में क्वेश्चन है मेरे पास 70-75 सारे आए हुए, तुम ये लोग उत्तर दोगे घटा, बताइए भाई। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, एमपी, ठीक है भाई। सबसे छोटे की बात करें तो सिक्किम सबसे छोटा, सिक्किम सबसे छोटा, सेकंड नंबर पर मिजोरम। चलिए भाई, यदि यूनियन टेरिटरी की बात करें टीपीसी, दिल्ली, पुदुचेरी। सबसे छोटे की बात करें लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की बात करें याद हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात। स्टेट की बात करोगे गोवा, गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य। यूनियन टेरिटरी की बात करोगे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुदुचेरी। सबसे छोटे में देखोगे लक्षद्वीप, सबसे छोटे में देखो, याद होगा बच्चा। इसी तरह आपको बार बार लिख के याद करना है, तभी याद होंगे। ये आंकड़े इतनी आसानी से याद नहीं होते। चलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया। अब आ जाता बच्चा, डाल दीजिए भारत के राज्यों का लिंगानुपात। जल्दी जल्दी कीजिए, आंकड़े खत्म होंगे। भारत के राज्यों का लिंगानुपात, भारत के राज्यों का लिंगानुपात, इंडियन स्टेट्स बाय सेक्स रेशियो। भारत के राज्यों का लिंगानुपात, भारत का कुल लिंगानुपात कितना है? 943। शाबाश। भारत का टोटल सेक्स रेशियो कितना था पहलवानों? 943। ये 943। ये भारत का प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? 2001 से कितनी बढ़ी? 2001 में कितनी थी? 933। बढ़ के कितनी होगी? 943। चलिए, अब इतने सर्वाधिक लिंगानुपात देखोगे केरल का कितना? 1084। महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा या कम? 84 ज्यादा। प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 84 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 1084, 1000 पुरुषों पर 1084। केरल, इसी में आपको लोएस्ट भी दे रखा है हरियाणा 879, 879। हमारे परदादा से भी परदादा, मतलब हमारे जो पूर्वज थे, जो इधर का जो पश्चिम उत्तर प्रदेश जो ज्यादातर बसा हुआ है ना, समझो आर्यन आए थ्योरी के अनुसार, तो ये पहले जंगल बंगल हुआ करते थे इधर, यहाँ तो बसावट नहीं थी। आर्यन आए तो पहले बचे वो सप्त सिंधु में, सिंधु और उसकी 7 सहायक नदियों के आसपास, जो आप ऋग्वेद में पढ़ते हो, सत्ता, पुरुषणी, शतुद्री, सतलुज, व्यास, रावी, सब पढ़ते हो ना। फिर जनसंख्या बढ़ती चली गई, वहां से भारी लोगों की आक्रमण का खतरा, तो धीरे धीरे जनसंख्या इधर शिफ्ट होती रही, हरियाणा, फिर उधर शिफ्ट हुई पश्चिम उत्तर प्रदेश, फिर इस तरह से शिफ्ट। बिहार तो और भी पहले से था। ये इस वाले इलाके की बात कर रहा हूं मैं, एनसीआर वाले इलाके की, दिल्ली एनसीआर वाले इलाके की। यहाँ पहले जंगल इधर हुआ करते थे, गंगा यमुना का दुआब क्षेत्र था, तो फिर यहाँ के जंगलों की कटाई हुई और वो खेती बाड़ी वाले लोग थे, लोहे का खोज तब तक हो चुकी थी।
और तब लोहे के खोद जो खोद के बाद उसको कुदाल वगैरह बनाई, उससे बढ़िया पेड़ों को काटने के औजार बने, तो जो खेती बाड़ी थी बहुत तेजी से बढ़ गई, खत्म नहीं हुई, बढ़ी। तो केरल सबसे ज्यादा और हरियाणा सबसे कम। अब टॉप 5 राज्य देख लेते हैं। इसी प्रकार लिंगानुपात की दृष्टि से यूटी देखें तो पुदुचेरी का सबसे ज्यादा 1033, केरल का 1084, पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा 1033, 1033, जबकि दमनदीव का सबसे कम लिंगानुपात 618, कुल 618, कुल 618 दमनदीव का। हालांकि अभी दमनदीव और दादरा नगर हवेली को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई है, लेकिन यूनियन टेरिटरी के मामले में पुराने आंकड़े पड़ेंगे 2011 वाले 618, 618, यूटी में सर्वाधिक पुदुचेरी, यूटी में सबसे कम दमनदीव, राज्यों में सबसे ज्यादा केरल, राज्यों में सबसे कम। टॉप 5 देख लेते हैं लिंगानुपात की दृष्टि से। टॉप 5 राज्य, टॉप 5 स्टेट अकॉर्डिंग टू लिंगानुपात सेक्स रेशियो। क्या बोले बेटा? अब तो बहुत स्पीड, बहुत तेज हाथ चलाओ। आप लोगों ने इतना लाइन वाइज मत लिखो, आप लोग ऊपर लिंगानुपात लिख दिया, जैसे मैंने ये नहीं लिखा ऐसे लोएस्ट स्मॉलेस्ट, लार्ज स्मॉल, लार्ज स्मॉल, क्योंकि ऐसे ना बहुत कामकाजी सी हो जाएगी तो लंबी। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश लिंगानुपात में दमनदीव। पुदुचेरी का 1033, दमनदीव का 618, राज्यों में केरल का 1084, हरियाणा का 879। अब लिंगानुपात की दृष्टि से टॉप 5 स्टेट देख लेते हैं। टॉप 5 स्टेट, नंबर 1 केरल 1084, दूसरे पर तमिलनाडु 996, तीसरे पर आंध्र प्रदेश 993, चौथे पर छत्तीसगढ़ 991, पांचवें पर मेघालय 989। तो आप ऐसा कह सकते हो 4 राज्य जिनका 990 से ऊपर है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र, छत्तीसगढ़, मेघालय। 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 केरल, तमिलनाडु, आंध्र, छत्तीसगढ़। लिंगानुपात में टॉप 5 स्टेट। केरल के पास की तरफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के पास है आंध्र प्रदेश, एक महानदी बन जाएगी केरल, फिर यहाँ पर तमिलनाडु, फिर आ जाओ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से लगा हुआ थोड़ा सा छत्तीसगढ़ हो गए। तो याद रखिएगा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब यहीं पर एक सेकंड पूछो, मैंने कहा भाई पुदुचेरी का 1033 है, तो यदि मैं ओवरऑल ले लूं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को, और सेकंड नंबर पे कौन आएगी? ओवरऑल भी पूछता है। पहले में तो केरल 1084, लेकिन पुदुचेरी का 1033 है। पुदुचेरी का 1033 का मतलब केरल के बाद में सेकंड, क्योंकि तमिलनाडु से ज्यादा है। मैं पूछूं कितने भारत के राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से ज्यादा है? केवल 2, केरल और कुल मिला लो केंद्र और राज्य दोनों, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य तो 2, केरल और बाकी सब जगह। पूरे देश का कितना? 943, पूरे देश का 943। तो से केरल के 1000, पुदुचेरी के 1000, तमिलनाडु 900, आंध्र प्रदेश 900, छत्तीसगढ़ 900, मेघालय 900। ठीक है भाई, ओवरऑल केरल पुदुचेरी, अभी तमिलनाडु आएगा। ओवरऑल केरल पुदुचेरी, अभी तमिलनाडु आएगा। तो ये चीज, चलिए आगे आ जाते हैं, आगे चलते हैं। लिंगानुपात की दृष्टि से टॉप 5 यूनियन टेरिटरी, टॉप 5 यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी, टॉप 5 यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी 1037, लक्षद्वीप 943, अंडमान निकोबार 876, दिल्ली 868। इस पर ध्यान दीजिएगा, दिल्ली देश की राजधानी 868 लिंगानुपात है। चंडीगढ़ 818, सबसे कम किसका था? दमनदीव का। सबसे कम किसका था बच्चा? दमनदीव का 618, दमनदीव का तो 618 था। तो नंबर 1 पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी में, नंबर 2 लक्षद्वीप, नंबर 3 अंडमान निकोबार, नंबर 4, नंबर 5 चंडीगढ़। एक बात आपको याद है कि दिल्ली क्षेत्रफल में भी चौथे स्थान पर थी और दिल्ली लिंगानुपात में भी चौथे स्थान पर, क्योंकि क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर अंडमान निकोबार, फिर दिल्ली। तो ये क्लियर हुआ भाई, पुदुचेरी सबसे ज्यादा, फिर 947 लक्षद्वीप, फिर 876 अंडमान निकोबार, दिल्ली 868 और चंडीगढ़। चलिए भैया, सबसे कम किसकी थी? दमनदीव। कितना? 600। लिंगानुपात की दृष्टि से देश के टॉप 2 जिले, लिंगानुपात की दृष्टि से देश के टॉप 2 जिले, टॉप 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया बाय सेक्स रेशियो। जहां तक पूरे देश के, जब जनगणना हुई थी 2011 की, तो पूरे देश में 640 डिस्ट्रिक्ट थे। लिखो, कहीं स्टार लगा के लिखो 5। 2011 की जनगणना के समय पूरे देश में कितने जिले थे? 640, 640 कुल जिले 640। उनमें से ये 2 जिले लिंगानुपात में टॉप पर थे, माहे और अल्मोड़ा। देखिए, माहे पुदुचेरी का जिला है, पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी का, और अल्मोड़ा उत्तराखंड का जिला है। 640 बेटा, 640 जिले थे, 640 डिस्ट्रिक्ट थे।
उन डिस्ट्रिक्ट में से नंबर 1 कौन सा है? माहे। कितना? 1176। सोचो, केरल से भी ज्यादा। 1084 था, ये 1173। और अल्मोड़ा 1139। जनगणना 2011 के समय लिंगानुपात की दृष्टि से टॉप 2 जिले माहे और अल्मोड़ा। माहे पड़ता है पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी में और अल्मोड़ा पड़ता है उत्तराखंड में। जो पुदुचेरी नाम की यूनियन टेरिटरी है ना, इसमें 4 जिले पड़ते हैं और 3 अलग अलग राज्यों में। 4 जिले, 3 अलग अलग राज्य। 2 जिले तो पड़ते हैं तमिलनाडु में, 1 जिला पड़ता है आंध्र प्रदेश में और चौथा जिला माही पड़ता है केरल में। तो एक यूनियन टेरिटरी 3 अलग अलग राज्यों में फैली हुई है। जिले कितने हैं पुदुचेरी में? कितने राज्यों में फैली हुई है? इस पर फ्रांस का कब्जा था, जैसे गोवा पे पुर्तगाल का, बाकी भारत पे अंग्रेजों का। ऐसे पुदुचेरी पर किसका कब्जा था? 1954 में फ्रांस ने भारत को ट्रांसफर की। क्लियर भैया? आगे आ जाते हैं। तो माहे और अल्मोड़ा, MA, माहे अल्मोड़ा। अब आ जाते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य। सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात 889। सेकंड नंबर पर जम्मू कश्मीर, उसमें राज्य था। अब क्या है? यूनियन टेरिटरी। तो हम लिख लेते हैं तीसरे पर सिक्किम, कम लिंगानुपात में तीसरे नंबर पर। चौथे पर पंजाब, पांचवें पर उत्तर प्रदेश। तो आप इसमें लिंगानुपात में तो टॉप लिख लोगे हरियाणा, तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाले नाम लिखो, चल जाएगा। सर्वाधिक जरूर याद रखनी चाहिए। पहले पर केरल, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर आंध्र, चौथे पर छत्तीसगढ़, पांचवें पर मेघालय। सबसे कम किसका था? हरियाणा, 889। लिंगानुपात में टॉप 2 जिले माहे और अल्मोड़ा। लिंगानुपात में टॉप यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दिल्ली। दिल्ली का लिंगानुपात कितना था? 868, 868। चलिए भैया, लिंगानुपात के मामले में 5 कम, न्यूनतम लिंगानुपात में 5 यूनियन टेरिटरी। तो सबसे कम किसका है? दमन और दीव का 618, दादरा नगर हवेली का 774, फिर चंडीगढ़ का 818। तो आप सबसे कम लिंगानुपात वाला यूनियन टेरिटरी लिख दो, केवल दमन और दीव। और आपने पहले लिखा था, नगर लिखोगे चल जाएगा। पहले जब हमने लिंगानुपात शुरू किया तो वही लिखवा लिया था। बेटा यूपी 912, यूपी का लिंगानुपात 912, यूपी का लिंगानुपात 912। तो सबसे कम 618 दमन और दीव का है, दमन और दीव का। चलिए भैया, बाकी नहीं भी लिखोगे चल जाएगा बेटा, आगे नहीं भी लिखोगे जरूरी नहीं है। मैं तो टॉप 5 का पूरा वो सहयोग का बनाता हूँ, क्योंकि समय 5-5 चल रहे हैं ना, इसलिए मुझे लिखवाना पड़ता है। अन्यथा न्यूनतम में तो सबसे छोटा वही हमारे लिए काफी है, दमन दीव 618। यदि हम लोग न्यूनतम लिंगानुपात वाले 2 जिले देखें कि पूरे भारत के 640 में से 2 जिले जहां पर सबसे कम था, सबसे ज्यादा वाले बताओ भाई? माहे और अल्मोड़ा। माहे और सबसे कम दमन दीव और लेह। तो दमन दीव का यूनियन टेरिटरी में भी सबसे कम है और जिलों में भी सबसे कम है। पूरी यूनियन टेरिटरी दमन दीव का 618 और केवल इसके दमन दीव वाले जिले का देखें तो 533, जबकि लद्दाख का 583। आपको केवल लेह जिला जो है, लेह लद्दाख में पड़ता है, लेह जिले का 583, दमन दीव जिले का 533 और लेह का 583। आगे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट चाइल्ड सेक्स रेशियो, बाल लिंगानुपात। हेडिंग बनाइए, बाल लिंगानुपात बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल लिंगानुपात, भैया बात मत करो, बाल लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात, चाइल्ड सेक्स रेशियो। देखिए, हमने ओवरऑल सेक्स रेशियो निकालने के लिए तो प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या देखी। यहां पर बच्चों को निकालने के लिए केवल 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को काउंट करेंगे। इसका फायदा क्या होता है बाल लिंगानुपात पढ़ने का? हमें यह पता चल जाता है बच्चे तो बड़े होकर बड़े होंगे कि अगर बाल लिंगानुपात कम हो रहा है, इसका मतलब भविष्य अंधकार में आगे जाके ओवरऑल लिंगानुपात भी कम हो जाएगा। क्योंकि जो बच्चियां हैं, जो 0 से 6 आयु में महिलाएं हैं, उन्हीं की संख्या घटती जा रही है, तो आगे जाके ओवरऑल भी घटेगी ना। यदि बाल लिंगानुपात स्वस्थ है, अच्छा है, तो इसका मतलब आगे भी लिंगानुपात अच्छा हो जाएगा 10, 15, 20 साल बाद। तो कितने कितने आयु के बच्चों को काउंट किया जाता है? 0 से 6 वर्ष आयु। जिनकी 6 हो जाती है उन्हें काउंट नहीं करते। 6 वर्ष तक की आयु के, मतलब जिनकी 7 हो जाती है उन्हें काउंट नहीं करते। 7वां साल 0 से 6 वर्ष, जैसे 6 वर्ष 1 साल 1 महीना हो गया, तभी काउंट नहीं करते, वो 6 से ऊपर हो जाती है। तो 0 से 6 वर्ष बाल लिंगानुपात। याद रखिएगा, कुल भारत का ओवरऑल 943 है, जबकि बाल लिंगानुपात 919, 919। तो ये अच्छा होगा आगे जाके, बुरा होगा? बुरा होगा, क्योंकि बाल लिंगानुपात घटता जा रहा है। हालांकि 10 साल पहले की बात है, फिर सरकार की कई योजनाएं हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भी कई सारी, उनकी वजह से बाल लिंगानुपात में सुधार हुआ है। तो आगे जाके भविष्य अच्छा होना है। लेकिन जब 2011 की हम बात करें, उस समय बाल लिंगानुपात कितना था? ओवरऑल कितना था? 943। बाल लिंगानुपात कितना था? 919। 0 से 6 वाला 900। और पिछली बार 2001 से 8 का फासला था। 8 का फायदा, 8 का कमी, फायदा नहीं कमी, -8। मतलब 2001 में बाल लिंगानुपात 927 था। 2001 में बाल लिंगानुपात कितना था? 2011 में घट के कितना रह गया?
919। ये आ जाते हैं 0 से 6 आयु वर्ग के 305 छत्तीसगढ़ केरल तक। तो सबसे ज्यादा बाल लिंग अनुपात कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। जोड़ते बोलो, सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। सेकंड नंबर पर मिजोरम और मेघालय एक साथ, क्योंकि दोनों का 970 है। दोनों का 970 970 970 900। सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश। चौथा पांचवा तीसरा चौथा पांचवा मत लिखो, केवल ऊपर के दो लिख लो। यह सबसे ज्यादा वाला लिख लो। सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। केवल इस पर ध्यान दो, आवाज नहीं। पूरे देश का बाल लिंग अनुपात 919, अरुणाचल प्रदेश का 972। ठीक है भाई। इसी प्रकार 0 से 6 आयु वर्ग के बाल लिंग अनुपात में केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे तो टॉप पर अंडमान निकोबार है। टॉप पर अंडमान निकोबार कितना? 968। टॉप वाला लिख लो केवल। राज्य में अरुणाचल प्रदेश 972, केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार 968। अंडमान निकोबार 968 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश बाल लिंग अनुपात में, और केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार। अरुणाचल प्रदेश 972 और ये अंडमान निकोबार 968। अंडमान निकोबार 968 बाल लिंग अनुपात। बाल लिंग अनुपात बच्चों को सबसे पहले एबीसीडी पढ़ाते। एबीसीडी में पहले क्या आता है? ए से अरुणाचल प्रदेश, ए से अंडमान निकोबार। राज्यों में अरुणाचल, केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार। बाल लिंग अनुपात में सबसे कम, तो सबसे कम ओवरऑल में भी हरियाणा है और बाल लिंग अनुपात में भी हरियाणा है। ओवरऑल 889 और बाल लिंग अनुपात मात्र 834। लेकिन 10 वर्ष हमसे तो 12 साल पुरानी बात होगी। 2023 से बात क्यों हुई? 12 साल पुरानी। 12 साल में हरियाणा में भी सुधार आ रहा है। बाल लिंग अनुपात 900 पार पहुंच गया। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जितनी भी स्कीम है, इन सबका फायदा मिल रहा है। दूसरा मत याद करो, केवल हरियाणा याद करो, केवल हरियाणा। बहुत ऑलवेज याद करेंगे। जहां दूसरे तीसरे की जरूरत होती है मैं बता देता हूं। तो बाल लिंग अनुपात में सबसे बड़ा, सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, न्यूनतम बाल लिंग अनुपात वाला राज्य, न्यूनतम बाल लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ओवरऑल में तो दमन और दीव था 618, लेकिन बाल लिंग अनुपात में दिल्ली है 871। दिल्ली का ओवरऑल 868 था। दिल्ली का ओवरऑल 868। दिल्ली का ओवरऑल 868 बाल लिंग अनुपात दिल्ली में सबसे कम है। यूनियन टेरिटरी में 871। 871 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा, हरियाणा सबसे कम बाल लिंग अनुपात में। बाल लिंग अनुपात में यूटी सबसे, अंडमान निकोबार 968 और सबसे कम 871। अब यहाँ पर मैंने ओवरऑल दे दिया, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम टोटल लिंग अनुपात देखें उसमें टॉप 5 केंद्र और राज्य दोनों मिलाकर, तो सेकंड नंबर पे क्या आएगी? पुदुचेरी। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों अपने आपको याद है। केरल का कितना? 1000, पुदुचेरी का 1000, तमिलनाडु का 900, आंध्र प्रदेश 900, छत्तीसगढ़ 900। क्लियर है ना? आपको ओवरऑल लिखने की जरूरत नहीं है, हमें राज्यों के हिसाब से ही पता है। तो बेटा कौन बताएगा टॉप लिंग अनुपात में 5 राज्य? ओवरऑल टैक्स रेशियो में टॉप 5। बाल लिंग अनुपात नहीं पूछ रहा मैं, ओवरऑल लिंग अनुपात पूछ रहा था। पहले अपने दिमाग को शांत रखो। लिंग अनुपात की बात हो रही है, अच्छा उसकी बात हो रही है ओवरऑल 943 वाले की, राज्यों की बात हो रही है। तो राज्यों में 1084, 996 तमिलनाडु, 993 आंध्र प्रदेश, 991 989 मेघालय। हो गया। केंद्र शासित प्रदेश देखें, नंबर 1, नंबर 2 लक्षद्वीप, नंबर 2 बेटा, नंबर 1 पुडुचेरी, नंबर 2 लक्षद्वीप, नंबर 3 नंबर 4 दिल्ली। दिल्ली का कितना था? 8। लिंग अनुपात में सबसे कम राज्य हरियाणा, सबसे कम यूटी, नवद्वीप 618। बाल लिंग अनुपात में सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश, सबसे छोटा राज्य हरियाणा। बाल लिंग अनुपात में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी अंडमान, सबसे कम दिल्ली। चलो भाई, अब आ जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। पूरे भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी? थोड़ी देर पहले याद रखी थी आप लोग, 382। 382 पूरे भारत की कितनी थी? 382। पिछली बार से कितनी बढ़ गई थी? 57। कितनी बढ़ गई थी? 57। 57। बेटा इधर देखो, जनगणना पॉपुलर मतलब टॉप 5 करके सबसे टॉप वाला देखते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व बिहार, प्रति वर्ग किलोमीटर राज्यों में देखें तो बिहार टॉप पर है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। राज्यों में सबसे कम देखें अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। राज्यों में सर्वाधिक जनघनत्व बिहार, बंगाल। बिहार पहले नंबर पर, बंगाल दूसरे नंबर पर। बिहार का 1106, बंगाल के 1028। राज्यों में सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश राज्यों में। इसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व देखोगे दिल्ली, बोला था ना 11,000 से ज्यादा, 11,320। दिल्ली का जनघनत्व 11,320 सर्वाधिक जनघनत्व पूरे राज्यों में। सबसे ज्यादा किसका है? बिहार का। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा, यदि मैं इसी को ओवरऑल कह दूं राज्य और केंद्र दोनों मिला के, दिल्ली 11,000 से ज्यादा है। दिल्ली का 11,000 से ज्यादा है। चलिए आगे आ जाते हैं। सर्वाधिक सबसे कम जनघनत्व वाला
केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार केवल 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दिल्ली में 11,320, दिल्ली में 11,320, बिहार में 1106, अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति, दिल्ली में 11,320, अंडमान निकोबार में 46 व्यक्ति 46 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये चीज तुम्हारी समझ में आ रही है, याद हो रही है? अभी क्वेश्चन करेंगे तुम्हें और ज्यादा याद हो जाएगा। तुम देखना तुम ही अपने हाथों से क्वेश्चनों को उत्तर दोगे। बस थोड़ा उत्तर करके बैठा हो। कुछ अच्छा करने के लिए मेहनत लगती है, कुछ अच्छा करने के लिए पसीना लगता है, तभी कुछ अच्छा होता है। चलो आगे आ जाते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाले टॉप 5 राज्य, हमें 5 नहीं करने, केवल कितने ध्यान दे तो 2, बिहार और बंगाल। बिहार भी आपने लिखा है 1106, बंगाल 1002। ये 2 ऐसे राज्य हैं जिनका जनघनत्व 1000 से ज्यादा है, प्रति वर्ग किलोमीटर 1000 से ज्यादा। वो 1104 1028। चलिए केवल 2 टॉप की बात करेंगे, बिहार और बंगाल। इसी प्रकार टॉप जनघनत्व वाले 2 केंद्र शासित प्रदेश, इसमें भी हम दिल्ली और चंडीगढ़, दिल्ली और चंडीगढ़। जनसंख्या में दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़ टोटल जनसंख्या में, लेकिन जनघनत्व में देखोगे तो पहले नंबर पर दिल्ली, दूसरे पर, तीसरे पर पुदुचेरी। कम है फिर भी 2000 से ज्यादा है, प्रति वर्ग किलोमीटर 2000 से अधिक व्यक्ति निवास कर रहे हैं। तो दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली की 11,320, चंडीगढ़ की 9,258, ये जनघनत्व है। तो राज्यों में टॉप बिहार और बंगाल, बिहार और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और चंडीगढ़। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 2 जिले, वो भारत के ऐसे 2 जिले जहां पर जनघनत्व सबसे ज्यादा है। तो मैं आपको पहले बता रहा था, उत्तरी पूर्वी दिल्ली 33,000 के करीब प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति रहते हैं, 33,000 के करीब। आदमी आदमी नजर आएगा। और चेन्नई 26,000 के करीब। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, उत्तरी पूर्वी दिल्ली और चेन्नई, ये सर्वाधिक जनघनत्व वाले 2 जिले हैं। 2011 के अनुसार अब तो बढ़ी होगी जनसंख्या। एक तो यहाँ पे फ्लैट वगैरह होते हैं, तो फ्लैट में बेशक कोई किलोमीटर स्क्वायर एरिया हो, लेकिन फ्लोर एरिया बढ़ जाता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर लगभग 33,340 और चेन्नई 26,903। न्यूनतम जनघनत्व वाले टॉप 2 राज्य पढ़ लो जो न्यूनतम जनघनत्व में हो। कम से कम अरुणाचल प्रदेश और सेकंड नंबर पर मिजोरम। कम से कम जनघनत्व कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। एक भी याद कर लोगे काफी है। न्यूनतम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति रहते हैं। न्यूनतम जनघनत्व में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अंडमान निकोबार, वहां पर 40 व्यक्ति रहते हैं। अंडमान निकोबार में कितने व्यक्ति रहते हैं? 40। बेटा उसको तो तुमने लिखा ही है, न्यूनतम जनघनत्व किस यूटी का है? अरुणाचल प्रदेश का। लिखा तो था थोड़ी देर पहले। मत लिखो मिजोरम को, कोई जरूरी नहीं है, मत लिखो मिजोरम को। इसी प्रकार न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश देखे तो अंडमान निकोबार केवल 1 लिखो, अंडमान निकोबार केवल 1, 40 अंडमान निकोबार का। और न्यूनतम जनघनत्व वाले 2 जिले देखोगे, 2 जिले, तो सबसे कम किसका? दिबांग घाटी। बोला था ना, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का जिला है। अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर जो जिले हैं, लोहित जिला, दिबांग घाटी, दियांग घाटी, सियांग, ये सब नदियों के नाम पर है। तो दिबांग भी नदी है, उसके नाम पर जिले का नाम क्या होगा? दिबांग घाटी जिला। केवल 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर का सांबा, 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बेटा सांबा, जामा नहीं, सांबा जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता हुआ सांबा जिला, जम्मू कश्मीर में 2 व्यक्ति। सांबा देश का पहला जिला बना है जहां जो ये मुख्यमंत्री अपने प्रधानमंत्री जी की जन आरोग्य योजना चल रही है, इसके तहत जम्मू कश्मीर की योजना थी सेहत, उसको प्रत्येक घर तक पहुंचाने वाला प्रत्येक परिवार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अर्थात आयुष्मान भारत योजना का सदस्य बन गया है, प्रत्येक घर तक। बॉर्डर पे बताइए, दिबांग घाटी 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और सांबा 2 व्यक्ति। जबकि सबसे ज्यादा 2 जिले कौन से थे जनघनत्व में? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और चेन्नई, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और सबसे कम दिबांग और सांबा। दिबांग और कुल लिंगानुपात में टॉप 2 जिले, और सबसे कम 2 जिले कुल लिंगानुपात में दमनदीप और लेह, दमनदीप और 533 583। आ गया? कैसा आएगा तुम्हें क्या जरूरत पड़े याद करने की? ठीक है, ये ओवरऑल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आ जाते हैं साक्षरता, डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए? मोस्ट इंपोर्टेंट साक्षरता, लिटरेसी। अब ज्यादा नहीं बचा आंकड़ों का, पीडीएफ तो मिलेगी लेकिन इस पीडीएफ का होता कुछ नहीं है। बेटा हमने 10 साल ऐसे बर्बाद कर दी जिंदगी के पीडीएफ के चक्कर में। हमें जब तेरी एज में थे ना वैसे ही बढ़िया ऐसे ही मौज लेते थे, और तुम तो भी बैग लेके आते हो, तो कैसे कॉम्प लेके आते थे काली थी, और सही लगा लेते थे, उस लेते थे। मतलब वो उस जमाने के कसंदे नौकरी नहीं मिली, लेकिन उससे एक दिन घर वालों ने कह दिया दफा, बहुत बुरा टाइम। फिर पता चली कि पढ़ते तो कहीं और होते, फिर पढ़े तो कुछ मिली। तो पढ़ो, पढ़ने का यही तरीका होता है, लिखो, अटेंटिव रहो। जब तुम लिखते हो ना तो तुम्हारी कई इंद्रियां काम करती है। इंद्रियों को मतलब समझता है ना, सेंस ऑर्गन्स, तेरी आंखें, हाथ, दिमाग, नींद नहीं आएगी तो ऐसे बैठा रहे,
ऐसा लगेगा जैसे उसका कभी करना में कभी कभी हंस लेगा, समझना जैसे कि अंग्रेजी में कोई भाषण दे रहा है अमेरिका का राष्ट्रपति जो बिडेन, और तो समझ नहीं आ रहा। चलिए भैया, साक्षरता, भारत की कुल साक्षरता कितनी है? 74.04, 74 पॉइंट क्या, उसमें से मेल की कितनी है? 82.14, 82 फीमेल की कितनी है? 65.46%, 65.46%। ठीक है, जो साक्षरता होती है उसमें कितने आयु के ऊपर काउंट किया जाता है? 7 वर्ष के ऊपर की आयु के लोग काउंट किए जाते हैं। पढ़ना लिखना आना चाहिए, कितना पढ़ना कितना लिखना, अच्छा टाइप तक। चलिए, सर्वाधिक साक्षरता ओवरऑल 94%, सर्वाधिक साक्षरता केरल 94%, 100% प्राइमरी एजुकेशन हो चुकी है यहाँ। हाल के जो आंकड़े उसके अनुसार प्राथमिक शिक्षा 100%। केरल, ये सबसे कम साक्षरता बिहार 61.86, सबसे ज्यादा बिहार केरल, सबसे ज्यादा केरल, सबसे कम केरल में 94%, बिहार में 61.8%। सर्वाधिक साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 91.80, 91.80। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता देखें, दादरा नगर हवेली 76। तो केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता में सबसे कम दादरा नगर हवेली, साक्षरता में सबसे ज्यादा लक्षद्वीप, राज्यों में सबसे ज्यादा केरल, राज्यों में सबसे कम बिहार। बता लीजिए भी सब, राज्य में साक्षरता में सबसे ज्यादा केरल, सबसे कम बिहार, यूनियन टेरिटरी सबसे ज्यादा लक्षद्वीप, सबसे कम दादरा नगर हवेली। लक्षद्वीप की 91.8, दादरा नगर हवेली की 76.2, 61.8 बिहार की, केरल की 94%। केरल की कितनी हो जाती है? 94। क्लियर है? केरल का लिंगानुपात भी सबसे ज्यादा था। अब इसको तो यहाँ पे ठीक कर लेना। ओवरऑल कितनी है हमारी? 74%। ओवरऑल कितनी है? 74%। पुरुष की 82, महिलाओं की 65.46, 74.04, पुरुषों की 82.14 और महिलाओं की 65.46। आपने लिख रखा, लिखना मत। अब जो संख्या पूछ रहे थे तो लिख लो संख्या। टोटल साक्षर पूरे 121 करोड़ में से साक्षर देखोगे तो लगभग 76 करोड़ 34 लाख है। 76 करोड़ 34 लाख ये ओवरऑल साक्षर है। 73 करोड़ 34 लाख के करीब, इसे 76 करोड़ 35 लाख ही कह सकते हो। वही बाकी 98,570 1,500 का कम है। अब तो 82.14 करके निकाल देगा ना। 76 करोड़ 35 लाख के करीब पूरे व्यक्ति भारत में साक्षर है। प्रतिशत में 74.04, प्रतिशत में 74.04, पुरुष 82.14%, महिलाएं 65.46%। 7 वर्ष से ऊपर के बच्चों को काउंट किया जाता है। जब 1951 में स्वतंत्रता के बाद जनगणना हुई थी उस समय साक्षरता दर केवल 18% थी, तो में से 18 लोग ही पढ़े लिखे थे। अब बढ़ के कितनी हो गई? 74.04, 74.04। चलिए, तीर्थ 5 राज्य साक्षरता दर में, 5 स्टेट साक्षरता में टॉप 5 राज्य, केरल, मिजोरम, गोवा। आप केवल 3 याद करना, केपीजी, केरल, मिजोरम, गोवा। केरल की 94.0, मिजोरम की 91.3 और गोवा की 88.7। मैंने आपसे कहा जो लक्षद्वीप है वो यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा है। कितना था लक्षद्वीप का? 91.8। तो केरल के बाद में अगर हम केंद्र और राज्य दोनों को लगाएं तो केरल के बाद में सेकंड नंबर पे जन साक्षरता में कौन आएगा? क्योंकि इसकी 91.3 और इसकी 91.8। ओवरऑल काउंट करें तो लक्षद्वीप की मिजोरम से ज्यादा होती है, लक्षद्वीप की मिजोरम से ज्यादा। तो टॉप 3 राज्य कर लेना, केरल, मिजोरम, गोवा। केपीजी, केएमजी, केरल, मिजोरम, गोवा, केरल, मिजोरम, गोवा, केएमजी। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप, दमनदीव, अंडमान निकोबार। इसका सब याद मत करना, केवल लक्षद्वीप। कितनी? 91.8%। 91 केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप 91.8%। 91 राज्यों में केरल 94%। उच्च साक्षरता वाले 2 जिले, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उच्च साक्षरता वाले 2 जिले, तरछिप जिला मिजोरम, मिजोरम का तरछिप जिला, मिजोरम का तरछिप जिला लगभग 98.76% जनसंख्या पढ़ी लिखी है। तरछिप जिले की 98.76, अभी तो है, वो तो 2 है। मिजोरम अगर राज्यों में देखें तो केरल के बाद में सेकंड नंबर पे, लेकिन मिजोरम के जिले देखें तो सर्वाधिक है भारत में। तरछिप और आइजोल, तरछिप और आइजोल, तरछिप और आइजोल। क्लियर है? तरछिप और आइजोल। चलिए भैया आगे आ जाते हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य सबसे कम कौन सा है? बिहार, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। बिहार, बिहार, अरुणाचल प्रदेश,
राजस्थान, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, ये साक्षरता में सबसे कम है। बिहार में सबसे, बोल देना, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। यदि हम लोग न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश देखें, केंद्र शासित प्रदेश बताइए, तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम किसकी है? दादरा नगर हवेली। केवल एक याद करिए, बाकी याद मत करिए। दादरा नगर हवेली की सबसे कम है। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप की सबसे ज्यादा, तो दादरा नगर हवेली की सबसे कम। दादरा नगर हवेली की सबसे कम, लक्षद्वीप की सबसे ज्यादा। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, इनकी सबसे कम है, इनका सबसे कम है। उत्तर देते चलिए, इनकी सबसे क्या है? कम। बिहार की सबसे कम, उससे सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम दादरा और नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली, ये केंद्र शासित प्रदेश में। यदि दो जिलों की बात करें कि साक्षरता में टॉप दो जिले, साक्षरता में टॉप दो जिले संक्षिप्त और आइजोल, संक्षिप्त और आइजोल। न्यूनतम साक्षरता वाले दो जिले, मोस्ट इंपोर्टेंट, मध्य प्रदेश का अलीराजपुर। न्यूनतम साक्षरता वाले देश के दो जिले। जनगणना कितने जिलों में हुई थी? 640। कितने? 19। सबसे कम साक्षरता किसकी है? अलीराजपुर, मध्य प्रदेश, केवल 37.22%, केवल 37.22%, केवल 37.22%। और सेकंड नंबर पर बीजापुर 41.58%। एक चीज याद रखिएगा, बीजापुर एक जिला कर्नाटक में भी पड़ता है और बीजापुर नाम का एक जिला छत्तीसगढ़ में पड़ता है। दोनों अलग अलग राज्यों के अलग जिले, नाम सेम है। याद रखिएगा, अलीराजपुर और बीजापुर, इनकी साक्षरता पूरे भारत में दो जिलों की साक्षरता दर सबसे, अलीराजपुर के तो बहुत बुरी हालत है, 37.22, 37.22, 37.22। अब जो आएगा वो आएगा महिला और पुरुष की साक्षरता। तो सेम ओवरऑल के हिसाब से क्या हो जाएगी? महिला और पुरुष की साक्षरता। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता कहां पे होगी? हाईएस्ट में मेल केरल, सबसे कम बिहार, सबसे बिहार में ओवरऑल भी सबसे कम है और महिला और पुरुष की भी सबसे, तो इस वाले को नहीं ले रहे। पुरुष साक्षरता में केरल ही सबसे ज्यादा है, केरल। इसी प्रकार राज्यों में केरल सबसे ज्यादा, केंद्र शासित प्रदेश में भी लक्षद्वीप सबसे ज्यादा, ओवरऑल भी सबसे ज्यादा था। पुरुष साक्षरता वाले सबसे कम बिहार, ओवरऑल भी क्या था? बिहार सबसे कम था। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले में दादरा नगर हवेली, ओवरऑल भी सबसे कम था, तो पुरुष साक्षरता में भी सबसे। इसी प्रकार महिला साक्षरता भी सबसे ज्यादा कहां पर थी? केरल राज्य, केरल, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, सबसे कम कहां पर होगी? बिहार, ओवरऑल भी कहां पर थी? बिहार। तो ये वाला हमें ओवरऑल पे दिमाग लगा लेना है बिना कंफ्यूज हुए, ठीक है भाई? चलिए, बस एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि ओवरऑल जनसंख्या सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश था, लेकिन महिलाओं की साक्षरता में, ओवरऑल साक्षरता में सेकंड नंबर पे कम में कौन था? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। महिलाओं की साक्षरता में राजस्थान सेकंड नंबर पे। बिहार के बाद में न्यूनतम में कौन है? राजस्थान, महिलाओं की साक्षरता दर में। चलिए भैया, न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली। ओवरऑल भी कौन कम था? दादरा और नगर हवेली। तो इसमें आपको कोई ऐसा टेंशन नहीं, बस ये लग लीजिए इस शीर्ष 5 जनसंख्या में वृद्धि दर वाले राज्य, वृद्धि दर वाले राज्य। देखिए, आप सभी लोग पूरा फोकस कीजिए, ये याद हो गया तो आप के लिए फायदा है। और तुमने आधा टाइम आधा याद कर ही लिया तो रह गया, अब ज्यादा डेटा नहीं है, समझने वाली चीजें ज्यादा है। और फिर क्वेश्चन लगाओगे मजा आ जाएगा। 1 घंटे में इसके डेटा जो छोटी बड़ी चीजें खत्म करके क्वेश्चन आते हैं, 1 घंटे क्वेश्चन बढ़िया यही याद करके जाओगे सब कुछ। तो दादरा नगर हवेली में 119% की वृद्धि हुई, फिर भी सबसे कम है। दादरा नगर हवेली यूनियन टेरिटरी में साक्षरता में सबसे कम है। कितनी वृद्धि के बाद में? 119। अगर डबल लोग पढ़ लिए 100% से अधिक की वृद्धि होगी, फिर भी पीछे। बिहार में भी देखोगे लगभग 75% की वृद्धि हुई है, फिर भी सबसे अभी और गुंजाइश है। अरे इसको इतना क्या लिख रहे हो? उसमें तो बस समझ लो इसे, जो लिखने वाली चीज होती है उनको मैं मुंह से भी 2 बार बोलता हूँ। बेटा पूरा ध्यान दे, अलीराजपुर पूरे भारत के जिलों में सबसे कम साक्षरता वाला जिला, 33.22। सेकंड नंबर पर छत्तीसगढ़ का बीजापुर, छत्तीसगढ़ का। अब हम शुरू करेंगे अनुसूचित जाति की जनगणना, सेंसस ऑफ शेड्यूल कास्ट। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ पूछ रहा हूँ, हमने जिले पढ़े, जिले पढ़े, अब मैं आपको जिलों में पूछ रहा हूँ। मुझे बताइए लिंगानुपात में टॉप 2 जिले, लिंगानुपात में आपको टॉप जिले भी बतानी है, जिले बतानी है, टॉप भी और नीचे से भी, बॉटम वाले जिले भी लिंगानुपात में बताइए। उसके बाद में घनत्व में, जनसंख्या घनत्व में बताइए, जन घनत्व, जन घनत्व 2 जिले बताइए, और जन घनत्व में बॉटम सबसे नीचे 2 जिले बताइए। इसी प्रकार साक्षरता में बताइए, साक्षरता में टॉप 2 जिले, टॉप भी 2 जिले बताइए और बॉटम के 2 जिले। ऑनलाइन वाले भी बताएं, महाराष्ट्र और बीजापुर। यदि तो लिंगानुपात के टॉप राज्य देखें, केरल लिंगानुपात में टॉप राज्य, केरल के बाद में तमिलनाडु, आंध्र, सबसे कम लिंगानुपात देखें तो हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ठीक है भाई। यूनियन टेरिटरी देखें इसी में हम लोग, तो यूनियन टेरिटरी में पुडुचेरी लिंगानुपात में, और बॉटम में दमन दीव 618, जन घनत्व में
टॉप राज्य देखेंगे बिहार और पश्चिम बंगाल 1106 1028। यूनियन टेरिटरी देखेंगे दिल्ली और चंडीगढ़, दिल्ली और बॉटम देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश राज्यों में अंडमान निकोबार। यूटी में इसका जन्म तो कम था ना, 52 के करीब था। चलिए साक्षरता में सबसे ज्यादा केरल मिजोरम, केरल। यूटी में क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। यूटी में राज्यों में सबसे कम साक्षरता बिहार, और यूटी में आंध्र हवेली। तो इस तरीके से ये वाला भी पॉइंट क्लियर हो गए। उससे पहले जो कराया था वो क्लियर था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जाते हैं शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन ध्यान दीजिएगा, भारत में जो संविधान के अनुसार, पहले तुम्हें मोटी मोटी चीज समझ लीजिएगा, जो अनुच्छेद 391 यहाँ पर शेड्यूल कास्ट की बात कही गई है। दूसरी बात, कुल जनसंख्या देखते हो सोची जाति वर्ग की, तो लगभग 5 कितने 5 करोड़ 17 लाख। इसको बताने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए। वर्तमान में देखोगे तो 20 करोड़ के करीब। कितनी? 20 करोड़ के करीब, 20 करोड़ के करीब ओवरऑल, जो कि प्रतिशत में कितनी है? 16.6%। 16 पॉइंट संख्या में कितनी है? 20 करोड़। संख्या में कितनी है? 20 करोड़। संख्या में कितनी हो जाती है? 20 करोड़, और प्रतिशत में 16.6%। 16.6%। क्लियर? संख्या में 20 करोड़। लिख लो। एसटी पॉपुलेशन सेंसस कर रहे हैं ना हम लोग राज्य, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, टॉप 2 राज्य करो। जनसंख्या में अब ऐसे कर लेना एसटी पॉपुलेशन, इधर लिख लेना जनसंख्या, ठीक है भैया। और दूसरे पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ये परसेंटेज में सबसे ज्यादा है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश परसेंटेज में सबसे ज्यादा है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश परसेंटेज में सबसे ज्यादा है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश प्रतिशत में सबसे ज्यादा है, परसेंटेज में सबसे ज्यादा है। 31.9% जनसंख्या, टोटल जनसंख्या पंजाब की का 31.9% क्या है बच्चा? शेड्यूल कास्ट से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश की 1/4 25.2%, 25.2%। और बाकी आप परसेंटेज में ना भी लिखें तो भी चल जाएगा, तो ऊपर लिख लीजिए। पंजाब और हिमाचल प्रदेश, पंजाब की 31.9%, लगभग 32% के करीब। न्यूनतम 5 अनुसूचित जाति संख्या वाले राज्य, सबसे कम अगर देखोगे संख्या में मिजोरम, बाकी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, 2 राज्य, अंडमान और लक्षद्वीप, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या नहीं है। नन, नो एसटी पॉपुलेशन। मतलब ये 2 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, राज्यों में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप और अंडमान, यहाँ पर कोई भी एसटी समुदाय का व्यक्ति नहीं है। नागालैंड में भी कोई नहीं है। वहां पे शेड्यूल ट्राइब ज्यादा है, अनुसूचित जनजाति, जनजातियां ज्यादा है। लक्षद्वीप अंडमान में भी जनजातियां ज्यादा है। तो नागालैंड अरुणाचल प्रदेश में नो एसटी पॉपुलेशन, लक्षद्वीप अंडमान निकोबार नो एसटी पॉपुलेशन। जबकि 1218 ये कहां पर है? मिजोरम। और संख्या में सबसे ज्यादा यूपी और बंगाल, परसेंटेज में सबसे ज्यादा पंजाब और हिमाचल, पंजाब और हिमाचल। चलिए भैया आगे आ जाते हैं। अनुसूचित जाति की निम्नतम जनसंख्या, तो इसे नहीं लिखे क्योंकि जहां पर है ही नहीं वहां पे तो 0% होगा ना। तो राज्य कौन कौन से जहां पर एसटी पॉपुलेशन 0 है? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ना, नागालैंड से ना, इनमें से नागालैंड, ए से अरुणाचल प्रदेश, और यूटी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप और अंडमान कोई एसटी पॉपुलेशन नहीं है, ना प्रतिशत में ना संख्या में। पंजाब में 31.9, लगभग 32। टोटल जनसंख्या में एसटी पॉपुलेशन 16.6, 16 पॉइंट संख्या में 20 करोड़, 20 करोड़। चलिए भैया अब आ जाता है अनुसूचित जनजाति। होना जाती है एसटी पॉपुलेशन, अनुसूचित जनजाति, एसटी पॉपुलेशन, अनुसूचित जनजाति या एसटी पॉपुलेशन। एसटी पॉपुलेशन आप देखोगे तो एसटी शेड्यूल कास्ट में 16.6%, एसटी पॉपुलेशन देश की जनसंख्या में 8.6%, और लगभग 25.2% जनसंख्या एसटी और एसटी भारत में 1/4। और संख्या में कितनी हो जाती है? 10 करोड़ 42 लाख, 10 करोड़ 42 लाख। अनुसूचित जनजाति की संख्या 10 करोड़ 42 लाख, और प्रतिशत में 8 एसटी पॉपुलेशन संख्या में 20 करोड़ और प्रतिशत में 16.6, का आधा ऐसा कर सकते हैं। तो याद रखिएगा 20 का आधा 10, तो 10 करोड़ 42 लाख तो हो गई जनसंख्या, और प्रतिशत कितनी होगी? 8.6। अब आ जाता है जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति की संख्या में टॉप 2 राज्य, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मामा मध्य प्रदेश और संख्या में जो 10 करोड़ 42 लाख जनसंख्या एसटी की, उनमें से 1 करोड़ 53 लाख तो रहते हैं मध्य प्रदेश में, और 1 करोड़ 5 लाख रहते हैं महाराष्ट्र में। संख्या में, प्रतिशत की बात नहीं कर रहे, संख्या में। आप ऐसे लिख रहे हैं एसटी पॉपुलेशन, संख्या और प्रतिशत। तो संख्या में कौन हो गए? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। प्रतिशत में देखो सर्वाधिक एसटी पॉपुलेशन प्रतिशत में, प्रतिशत में याद रखिएगा ओवरऑल लक्षद्वीप में, पूरे भारत में सर्वाधिक प्रतिशत 94.8%। लक्षद्वीप में फिर भी सोचो वहां पर साक्षरता कितनी है? साक्षरता तो सबसे ज्यादा है ना यूपी में, देखे तो 91.8, जबकि वहां की जनसंख्या क्या है? शेड्यूल ट्राइब,
तो शेड्यूल ट्राइब जनसंख्या होते हुए भी साक्षरता के लिए इतने ज्यादा मतलब जागरूक है। इसी तरह आप उत्तर पूर्व के राज्यों में देखो, मिजोरम वगैरह, नागालैंड, यहाँ पर भी आपको शेड्यूल ट्राइब ज्यादा मिलेंगी, लेकिन साक्षरता दर उतनी ही ज्यादा कम नहीं बेटा। देखो मिजोरम का 94.4% टोटल आबादी एसटी है और 91.3% साक्षरता, लगभग सारे से ही पढ़े हुए हैं। तो याद रखिएगा, लक्षद्वीप की 94.8% और मिजोरम की 94.4%। नागालैंड तीसरे स्थान पर 86.5% जनसंख्या नागालैंड की एसटी है, मेघालय की 86.1 और अरुणाचल प्रदेश की 68.8। तो ये चार तो ऐसे हैं जिनकी 80% से ज्यादा जनसंख्या किसमें, शेड्यूल ट्राइब। सबसे ज्यादा 94.8 लक्षद्वीप, 94.4 नागालैंड, 86 मेघालय, 86 क्लियर है। अभी संख्या में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और प्रतिशत में लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। अब आ जाता है, याद रखिएगा, यहां भी 2 यूनियन टेरिटरी, दो नहीं 3 यूनियन टेरिटरी और 2 राज्य ऐसे जहां पर कोई भी एसटी पॉपुलेशन नहीं है। तो हरियाणा, पंजाब 2 राज्य। पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ में भी कोई एसटी पॉपुलेशन नहीं है। डीपीसी, दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, जनसंख्या में तीनों सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी, इन तीनों में कोई भी एसटी पॉपुलेशन नहीं है। मतलब दिल्ली में कोई एसटी पॉपुलेशन ना, पुडुचेरी में ना, चंडीगढ़ में, और पंजाब और हरियाणा में भी नहीं है। इसी तरह एसटी पॉपुलेशन कहां नहीं थी, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान। लक्षद्वीप और वहां पर एसटी पॉपुलेशन नहीं थी, जबकि दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा, यहां पर कोई भी एसटी पॉपुलेशन नहीं है। सर्वाधिक प्रतिशत में लक्षद्वीप, सर्वाधिक संख्या में मध्य प्रदेश, एसटी पॉपुलेशन सर्वाधिक यूपी, प्रतिशत में पंजाब। एसटी पॉपुलेशन कहां नहीं है, डीपीसी, दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, पंजाब और यहाँ पे कोई एसटी पॉपुलेशन नहीं है। चलिए भैया आगे, और याद रखिएगा एक चीज, यदि एसटी पॉपुलेशन हम लोग यूनियन टेरिटरी में संख्या में देखें तो आपको दादरा नगर हवेली में ज्यादा मिलेगी संख्या में, जैसे मध्य प्रदेश में ज्यादा थी, इसी प्रकार संख्या में दादरा नगर हवेली नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगी। आगे आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 990 है। अनुसूचित जनजाति जो है इनमें लिंगानुपात कितना है, 990। 990 मतलब ओवरऑल भारत से बहुत ज्यादा। भारत का कितना है, 900, इनका कितना है, 990 अनुसूचित जनजाति का। ठीक है, देखो साक्षरता में भी ऊपर, साक्षरता तो लिंगानुपात भी अच्छा होगा क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति है। चलिए आगे आ जाते हैं, ग्रामीण शहरी जनसंख्या के आंकड़े। ये आंकड़ों में थोड़ा सा रहेगा, इसके बाद में फिर समझने सोचने वाली चीजें क्वेश्चन आ जाएंगे, तो थोड़ी देर और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई, 990 है एसटी पॉपुलेशन का लिंगानुपात, बहुत कुछ क्वेश्चन तो भी सीखोगे। तो ग्रामीण शहरी जनसंख्या 1,21,08,54,977 ओवरऑल भारत की जनसंख्या थी। 68.9% गांव में रहते थे, 31.1% शहरों में रहते थे। 68.9%, 31.1% शहरों में। हमें तो यही याद रखना है कि शहरों में रहते हैं, गांव में रहते हैं 68.8, को मैंने 9 लिख दिया, और गांव में कितने रहते हैं, 31.1%। यही चीज 2001 में 72% लोग गांव में रहते थे, घटकर कितने रह गए, 68। शहर में बढ़े हैं, तो देश में शहरीकरण बढ़ रहा है, माइग्रेशन हो रहा है गांव से शहरों की ओर, क्योंकि शहरों में नौकरी पेशे, तो लोग गांव से, क्योंकि खेती बाड़ी में उतनी कमाई है नहीं, तो लोग शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए भैया, अब सर्वाधिक ग्रामीण संख्या और प्रतिशत 2 तरीके से पढ़ोगे, जैसे एसटी एसटी पॉपुलेशन पढ़ी, संख्या और प्रतिशत बेटा वो तुमने पहले भी लिखवा रखा है, ग्रामीण और शहर। ग्रामीण जनसंख्या वाले टॉप 2 राज्य करना, ग्रामीण जनसंख्या वाले टॉप 2 राज्य संख्या में यूपी और बिहार। यहां पर ग्रामीण संख्या में सबसे ज्यादा, प्रतिशत में आ जाए तो हिमाचल और बिहार, प्रतिशत में हिमाचल और बिहार। तो इसी तरीके से देखना कि ग्रामीण जनसंख्या, अगर नोट्स बनाने में कैसे बनाना, ग्रामीण जनसंख्या एक तरफ संख्या में, एक तरफ तो सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या में कहां पे रहते हैं, यूपी, और प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की 90% जनसंख्या गांव में रहती है। हिमाचल प्रदेश की 90% जनसंख्या कहां रहती है, गांव में से 90 लोग गांव में रहते हैं हिमाचल प्रदेश में। आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर शहरीकरण सबसे कम है, ये भी तो कह सकते हो। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, इस आंकड़े से घूम के क्या पूछेगा, किस राज्य में शहरीकरण सबसे कम है, 10% जनसंख्या केवल शहरों में रहती है, 90%। इसी प्रकार जब आप गोवा में देखोगे तो गोवा की ज्यादातर जनसंख्या शहरों में रहती है, गांव में सबसे कम। तो याद रखिएगा, ग्रामीण जनसंख्या वाले संख्या में यूपी और परसेंटेज में हिमाचल। न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या संख्या में रहती है सिक्किम में, और सबसे कम प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या कहां पर है, गोवा। अभी बताया, सबसे कम जो प्रतिशत में रहते हैं कहां पर रहते हैं, गोवा। गोवा में मात्र 37.83% जनसंख्या गांव में रहती है। लगभग 77% जनसंख्या कहां पर रहती है, 73% शहरों में। सिक्किम ग्रामीण जनसंख्या की संख्या में सिक्किम सबसे कम, गोवा प्रतिशत में सबसे कम, यूपी संख्या में सबसे ज्यादा, हिमाचल प्रदेश परसेंटेज में सबसे ज्यादा। क्लियर है। यूनियन टेरिटरी की बात करें, किसकी बात करें, यूनियन टेरिटरी। अभी मैंने तुम्हें बताया हिमाचल प्रदेश 90%, सेकंड नंबर पर बिहार, बिहार की भी लगभग 88%
गोवा राज्यों में, और प्रतिशत में कौन सा हो जाता है? गोवा। संख्या में सिक्किम में। चलिए अब शहरीकरण की बात करते हैं। शहरीकरण सबसे ज्यादा कहां पर है? गोवा। ज्यादातर परसेंटेज जनसंख्या कहां पर रहती है? लेकिन संख्या में कहां पर? किस राज्य में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा? किस राज्य में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है? महाराष्ट्र। शहरों में रहने वाले सबसे ज्यादा लोग, और प्रतिशत में गोवा। प्रतिशत में सबसे ज्यादा शहर किस राज्य में है फिर? महाराष्ट्र में होंगे ना भाई। शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर है? महाराष्ट्र। संख्या 1 2 3 4 गिने, और प्रतिशत में क्या हो जाता है? गोवा। प्रतिशत में कहां पर हो जाता है? गोवा। लगभग 62.2% जनसंख्या कहां पर रहती है? शहरों में रहती है बेटा, गोवा में। तो गोवा में ग्रामीण परसेंटेज सबसे कम, शहरी परसेंटेज सबसे ज्यादा। इसी प्रकार महाराष्ट्र में शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा और ग्रामीण संख्या सबसे ज्यादा यूपी में। सबसे ज्यादा ग्रामीण संख्या यूपी में, शहरी जनसंख्या यूपी में महाराष्ट्र के बाद में। शहरी जनसंख्या यूपी में महाराष्ट्र के बाद में। ठीक है, चलिए। मिजोरम के लगभग 52% लोग शहरों में रहते हैं। तमिलनाडु के 41% लोग शहरों में रहते हैं। इन राज्यों में शहरीकरण ज्यादा है। ओवरऑल शहरों में कितनी जनसंख्या रहती है प्रतिशत में? 31.1। 31 गांव में 68.8। अब एक सेकंड रुको, ध्यान दो। यदि मैं कहूं ग्रामीण जनसंख्या संख्या में सबसे ज्यादा कहां पर है? यूपी। ग्रामीण जनसंख्या संख्या में सबसे ज्यादा कहां पर है? यूपी में। प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश में। ग्रामीण जनसंख्या में संख्या सबसे कम संख्या में कहां पर है? सिक्किम। प्रतिशत में गोवा। ये तो ग्रामीण होगी। शहरों में आ जाओ। शहरी जनसंख्या संख्या में सबसे ज्यादा कहां पर है? प्रतिशत में ग्रामीण शहरी जनसंख्या। शाबाश। अब आगे आ जाते हैं, जहां पर ग्रामीण का प्रतिशत ज्यादा है 90, तो वह शहरी प्रतिशत सबसे केवल 10%। हिमाचल। वो तो अपोजिट हो जाएगा, वही साफ दिमाग बता लेना। चलिए याद रखना, यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें कि किस केंद्र शासित प्रदेश में शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। और सबसे कम कहां पर है? लक्षद्वीप। सबसे कम कहां पर? लक्षद्वीप। शहरी जनसंख्या यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा दिल्ली में। दिल्ली की तो जनसंख्या वैसे भी ज्यादा है, अब सबसे कम लक्षद्वीप। वैसे नहीं भी उतारोगे, कॉमन सेंस है। दिल्ली की यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा, ओवरऑल जनसंख्या में भी दिल्ली यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा है, और शहरी जनसंख्या में भी सबसे ज्यादा। चलिए भैया, टोटल प्रतिशत में भी देखें तो 97.5% क्या है? शहर। बाकी दिल्ली में गांव भी आते हैं, दिल्ली में गांव नहीं आते, लेकिन शहर 97.5। न्यूनतम शहरी जनसंख्या अंडमान निकोबार। प्रतिशत में वहां की शहरी जनसंख्या केवल 37.7%, जो पोर्ट ब्लेयर या मुख्य शहर है वहां पर रहती है। बाकी सब तो केंद्र शासित प्रदेश में शहरी जनसंख्या में सबसे ज्यादा दिल्ली, सबसे कम लक्षद्वीप। प्रतिशत में भी सबसे ज्यादा दिल्ली, प्रतिशत में सबसे कम। चलिए भैया आगे आ जाते हैं। 35 हो गया। अब आ जाते हैं डेकेनियल ग्रोथ रेट। डेकेनियल डेकेनियल दशकीय वृद्धि दर। बंद मत करो, खोले रखो कॉपियों को। दशकीय वृद्धि दर 3 घंटे हो गए, 1 2 घंटे की बात और है, बस थोड़े से और है। देखा उसके बाद में क्वेश्चन इतने मस्त मस्त तुरंत उत्तर दूंगे। सारे आए हुए तुम्हारे पेपरों में अभी हाल तक जो भी पूछे गए। दशकीय वृद्धि दर का मतलब क्या है कि 2001 से 2011 तक 10 साल में मान लेते हो यहाँ पे कितनी जनसंख्या थी? 100। 2011 में जनसंख्या हो गई 117.7, तो कितनी परसेंटेज बढ़ गई? 17.7% बढ़ गई। तो इसी को क्या कहते हैं? दशकीय वृद्धि। भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी 2001 से 2011? 17.7% तो थी। भारत की कुल दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? 1.64। 1 दशकीय कितनी थी? 17.7, और वार्षिक कितनी थी? 1.64। 1 पॉइंट क्लियर। तो दशकीय वृद्धि दर भारत की कितनी थी? 17 इसमें ग्रामीण जनसंख्या थोड़ी स्लो बढ़ी 12.3, जबकि शहरों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ी 31.8। इसको करने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है। गांव की 12.3 के हिसाब से, और ये 31.8 शहरों में। अब यहाँ पर भारत की कितनी? 17.7, पिछली बार से 3.8 घट गई। गांव की 12.3 और शहरों की बढ़ी 31.8। चलो अब ध्यान दीजिएगा, टॉप 2 राज्य जनसंख्या वृद्धि जहां पर सबसे ज्यादा, तो ओवरऑल भारत से भी ज्यादा मेघालय की सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर, मोस्ट इंपोर्टेंट 27.95। फॉर एग्जांपल, यदि 2001 यहां पर 100 लोग थे, तो 2011 में बढ़ के 127.95 हो गए। तो 27.95 प्रतिशत के हिसाब से मेघालय, केवल एक राज्य याद करो इसमें से। पूरे भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.7, और राज्यों में सबसे ज्यादा मेघालय की 27.95 दशकीय वृद्धि दर। 27.95 दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर। अब आगे आ जाता है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें याद रखिएगा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, पुदुचेरी, इनकी मेघालय से भी ज्यादा ओवरऑल। मेघालय की तो 27.95 थी, और इनकी और भी ज्यादा है, 1.5 गुना होगी दादरा नगर हवेली की। तो 100 से 155 लोग हो गए, 50-55 बढ़ गए। तो दादरा नगर हवेली, दमन दीव और पुदुचेरी, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और पुदुचेरी, इनकी मेघालय से भी ज्यादा है। राज्यों में कितनी ज्यादा बेटा? मेघालय
27.95, फिर अरुणाचल प्रदेश 26.03, फिर बिहार 25.42, तो सबसे ज्यादा मेघालय की। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा दादरा नगर हवेली की। दादरा नगर ये वृद्धि दर है, अब घटी भी हो सकती है किसी की। याद रखिएगा सबसे कम नागालैंड 2011 की जनगणना में इकलौता ऐसा राज्य था जिसकी जनगणना बढ़ने की जगह जनसंख्या घटी है। क्या हुई है? घटी है। वहां पर पॉपुलेशन 0.58 कम हो गई। तो नागालैंड इकलौता ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर क्या हुई है? कम हुई है, नेगेटिव है। जैसे 1971 पूरे भारत की नहीं थी महाविभाजक -0.31, इसी प्रकार नागालैंड की कम हो गई। जनसंख्या बाकियों की बढ़ी है, इनकी कम होगी कितनी? 0.58 -0.58 इकलौता है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम देखोगे तो लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर देखोगे जिसकी सबसे स्लो बढ़ी है तो लक्षद्वीप। राज्यों में सबसे स्लो नागालैंड, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे स्लो लक्षद्वीप। राज्यों में सबसे तेज, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे तेज दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली मुझे लगता है आपको बढ़िया से याद हो गया। ओवरऑल भारत की 17.7, ओवरऑल भारत की 17.8%। चलिए 17.7 भाई शाबाश, आगे आ जाता है। ग्रामीण जनसंख्या में भी मेघालय सबसे ऊपर था राज्यों में, इसको करने की जरूरत नहीं है। ग्रामीण शहरी जनसंख्या में दमनदीव सबसे ऊपर था, इसको नहीं करेंगे। चलिए भैया अब यहाँ पर दो चीज आप नोट कर लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, जैसे जिला नहीं देखते हम लोग सबसे टॉप जिला जिसकी सबसे ज्यादा, तो ये था कुरुंग फुए जिला, अरुणाचल प्रदेश का 111.01, डबल जनसंख्या जिले की। कुरुंग फुए जिला करके जिला है अरुणाचल प्रदेश का। जिलों में देखे राज्यों में तो मेघालय सबसे ऊपर, जिलों में कुरुंग फुए 640 जिलों में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किसकी है? कुरुंग फुए की। कितनी? 111.01। और सबसे कम जो बढ़ा है वो नागालैंड का लोंगलेंग। यहां पर जैसे मान लो जनसंख्या 100 थी तो घट के केवल 42 रह गई। 58.39 की नेगेटिव, ये नेगेटिव है, नेगेटिव का चिन्ह है क्योंकि नागालैंड की तो ओवरऑल नेगेटिव है -0.58 पूरे ओवरऑल। जिला है लॉन्गलैंड, 640 जिलों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर घटी है। यहाँ पर जनसंख्या क्या हुई है? कितनी घटी? 58% घट गई। समझ में आई? की बढ़ी है और लोगों से धर्म की जनसंख्या ज्यादा है कम है। उसके बाद में तुरंत क्वेश्चन पे आ रहा हूं, फिर वापस कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। अगर हम लोग जनगणना की बात करें, धर्म आधारित पहली जनगणना तो 2001 में, लिखिए पहली व्यवस्थित धर्म आधारित जनगणना 2001 में, पहली व्यवस्थित धर्म आधारित जनगणना। फर्स्ट सिस्टमैटिक लिख लो जितनी देर बैठे हो, फर्स्ट सिस्टमैटिक रिलीजियस सेंसस 2001, 2001, 2011 में बेटा 2001 में पहली बार व्यवस्थित धार्मिक जनगणना। देखिए पहली बार जातिगत जनगणना 1931, एक ही बार हुई है पहली बार जातिगत जनगणना 1931, भारत में पहली बार जातिगत एक ही बार हुई है। ये जो 2011 हो 2021 में जातिगत जनगणना नहीं होती, आपसे जाति नहीं पूछी जाती। 1931। अब देखो परसेंटेज में लिख लो कौन सा धर्म ज्यादा है, तो 79% देश में कौन है? हिंदू 79.80, 14.23% कौन है? 2.30% कौन है? ईसाई क्रिश्चियन, 1.72% कौन है? सिख, 0.70 बौद्ध, 0.37 जैन, अन्य धर्मों को मानने वाले 0.66 और लगभग 0.24 वो लोग थे जिन्होंने अपने धर्म का उल्लेख नहीं किया। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, ये 5 भारत के टॉप प्रमुख धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, HMIS, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और जैन, HMIS बीजे, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और, क्लियर हुआ ये 5 टॉप? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध और, चलो अब इसमें साक्षरता देख लेते हैं कौन से धर्म के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो याद रखिएगा जैन, ईसाई, बौद्ध, फिर सिख, फिर चौथे नंबर पर हिंदू और सबसे कम पढ़े लिखे किस धर्म के? मुस्लिम। तो याद रखिएगा लगभग जैन धर्म के 94.9% लोग साक्षर है। जैन धर्म के 94.9% लोग क्या है? साक्षर है, लिटरेट है। और जैन धर्म 5वें नंबर पर आता है संख्या में, साक्षरता में। हिंदू धर्म पहले नंबर पर संख्या में, साक्षरता में चौथे नंबर पर। छठे चलो HMIS बीजे छठे पर आता है, लेकिन साक्षरता में नंबर 1 है, साक्षरता में नंबर 1 है। जैन 94.9। इसमें 2-3 बातें हैं। एक बात है थोड़े से अमीर, दूसरी बातें हैं शहरों में ज्यादा रहते हैं। समझे मेरी बात? तीसरा व्यापारी वर्ग ज्यादा है, पढ़ेंगे नहीं तो व्यापार कैसे करेंगे। चलो हिंदुओं की बात करें तो संख्या में तो 96.63, इसको लिखना मत, समझ लो संख्या में 96.63 करोड़। ध्यान देना प्रतिशत में 79.80, प्रतिशत में 79.80। लिंगानुपात देखोगे
तो प्रति 1000 पुरुषों पर 939 महिलाएं, पूरे ओवरऑल देश के एवरेज से भी कम है। एवरेज कितना है देश का? 943, उससे कम है। हिंदू जनसंख्या प्रतिशत में सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश, लगभग 95% जनसंख्या क्या है? हिंदू है हिमाचल प्रदेश की। और सबसे कम की बात करें तो मिजोरम केवल 3.25%, केवल मिजोरम 3.25%, ईसाई ज्यादा है वहां पर। तो ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश की ऐसे हिंदू ऐसे हिमाचल प्रदेश प्रतिशत में सबसे ज्यादा और प्रतिशत में सबसे कम मिजोरम, देश का 79.80। चलिए मुस्लिमों की बात करें, वैसे तो 14% आबादी कितनी है? 17 करोड़। लिंगानुपात कितना है? 951, प्रति 1000 पुरुषों पर 951 महिलाएं। सबसे ज्यादा देश का, सबसे ज्यादा हिंदुओं से भी ज्यादा लिंगानुपात। इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। लगभग लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में 96%, 96.5% क्या है? मुस्लिम आबादी। एचपी पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है, लेकिन कौन सा धर्म मानते हैं? शेड्यूल ट्राइब है। लगभग 94.8% लक्षद्वीप में शेड्यूल ट्राइब था ना, पूरे देश में सबसे ज्यादा। लेकिन धर्म कौन सा मानते हैं? धर्म कौन सा मानते हैं? मुस्लिम। ठीक है, 93.58। सबसे कम कहां पर है? मिजोरम। मिजोरम में हिंदू भी सबसे कम 2.75% और मुस्लिम भी सबसे कम 1.35%। चलिए भैया आगे आ जाते हैं। ईसाई, कुल जनसंख्या 2,40,00,000। इनका लिंगानुपात जितने भी धर्म है उनमें सबसे ज्यादा है। प्रति 1000 पुरुषों पर 1023 महिलाएं, प्रति 1000 पुरुषों पर 1023। तो सभी धर्मों में भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस धर्म वालों का है? कितना? 1023। सर्वाधिक ईसाई नागालैंड में 87.93, 87 ये 2-3 राज्य हैं, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, ये ईसाई राज्य है जहां पर मैक्सिमम जनसंख्या कहती है क्रिश्चियन, लेकिन वो शेड्यूल ट्राइब है। धर्म कौन सा मानते हैं? ईसाई। ठीक है, चलिए। और सबसे कम कहां पर हो जाती है? बिहार, 0.12%, 0.12% ईसाइयों का हो गया। उसके बाद में आ जाते हैं सिख। थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं सब धर्मों के बारे में, जानकारी होनी चाहिए हमें। जनगणना के अनुसार कुल आबादी 2,08,00,000। लिंगानुपात सभी धर्मों में सबसे कम 903, हिंदुओं का 939, सिख 3। लिंगानुपात सिख धर्मावलंबियों का सबसे कम है। प्रतिशत में सबसे ज्यादा कहां पर? प्रतिशत का नहीं है, प्रतिशत सबसे ज्यादा पंजाब में कहोगे। बौद्ध धर्मावलंबी जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो याद रखिए कुल आबादी 84,00,000। लिंगानुपात के मामले में सेकंड स्थान पर ईसाइयों के बाद में बौद्ध, ईसाई 1023, बौद्ध 965। सर्वाधिक बौद्ध जनसंख्या सिक्किम में, सर्वाधिक बौद्ध जनसंख्या 27% के करीब सिक्किम की जनसंख्या बौद्ध जनसंख्या है। तो बुद्धिज्म के ज्यादातर त्योहार कहां मनते हैं? सिक्किम में। जैन धर्म की बात करें तो संख्या लगभग 45,00,000। इनका लिंगानुपात 953, तीसरे नंबर पर 953। सबसे ज्यादा जैन धर्म की संख्या महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र। उसके बाद राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। एक बात याद रखिएगा, जो जैन समुदाय है, कौन सा समुदाय? जैन समुदाय। ये सबसे ज्यादा शहरों में निवास करता है। सभी धर्मों में सबसे ज्यादा निवास करने वाला समुदाय कौन सा है? सबसे ज्यादा साक्षर भी कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या जैनियों की कहां रहती है? महाराष्ट्र में। कहां पर? सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस धर्म वालों का है? कितना? 1023। सबसे ज्यादा क्रिश्चियन प्रतिशत कहां पर है? नागालैंड। कहां पर है? सबसे ज्यादा मुस्लिम परसेंटेज कहां पर है? लक्षद्वीप। अरे तुझे वही भेज दूं, तुझे वही भेज दूं, क्या नाम है उसके, शहबाज शरीफ के पास है। चलो ध्यान दो इधर।